दोस्तों आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पर अनअकैडमी यहाँ पर एक बेस्ट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इंडिया के टॉप एडुकेटर यहाँ पर पढ़ाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अलग अलग फैकल्टीज होती हैं जिनके माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। मैथ्स, रीजनिंग, जीके एंड आपका जो करंट अफेयर है सब यहाँ पर कवर अप होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इनकी जो प्राइस है 25 जनवरी के बाद इंक्रीज हो जाएंगे। तो अगर आप यहां पर अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज यहां पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहां पर ये जो टाइम है 2 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके फ्रेंड, फैमिली कोई भी अगर ज्वाइन करना चाहता है अनअकैडमी का कोर्सेज तो उनको आप बताइए कि आप हमारे कोड से खेमराज 10 इस्तेमाल करेंगे तो आप यहां पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और यहां पर 25 जनवरी से पहले अगर आप पर लेते हैं तो यहां पर भारी भरकम आपको छूट मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहां पर जो बाद में प्राइसेस है यहां पर इंक्रीज हो जाएंगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट आपको लिंक दिया गया है। आपके फ्रेंड, फैमिली या आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन यहां पर लेना चाहते हैं तो यह आपके लिए बेस्ट टाइम है। वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको यहां पर आपको लिंक दिया गया है, डायरेक्ट वहां से आप इस जो आपके जो बैचेज हैं इनको ले सकते हैं। 1 साल के लिए, 2 साल के, 3 साल के लिए यहां पर इनके बैचेज आते हैं। खेमराज 10 आपको कोड इस्तेमाल करना है और यहां पर आप जो 10% डिस्काउंट है यहां पर इंस्टेंट यहां पर को मिल जाएगा। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, वहां से गाइज इनको आप बाई कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं अपना जो साइंस का सिलेबस चल रहा था उसकी क्लास नंबर 40। और दोस्तों 1 या 2 क्लासेस और बची हैं, फिर अपनी जो फिजिक्स है यहाँ पर खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों आज अगर अब परिस्थितियां सही रही, मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो हम हीट एंड टेम्परेचर का जो टॉपिक है उसको यहाँ पर पूरा यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हीट एंड टेम्परेचर टॉपिक होता है ना, इसमें आपके ये टॉपिक होते हैं, ये आपके मेन टॉपिक होते हैं। कौन कौन से देखिए, पहले हम पढ़ेंगे ताप क्या होता है, यानी कि टेम्परेचर और आपके हीट दोनों में डिफरेंट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो टेम्परेचर होता है उसको हम मापते किससे, आपको पता होगा डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, आपने अलग अलग पैमाने सुने होंगे। तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे हम फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में लेते हैं, कैसे केल्विन से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं, ये सारे आपको बताएंगे। इसके अलावा फिर हम पढ़ेंगे कि ऊष्मा का चालन यानी कि थर्मल कंडक्शन है वो कैसे होता है, ऊष्मा आपके एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करती है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम आगे पढ़ेंगे अवस्था परिवर्तन एवं गुप्त ऊष्मा, यानी कि आपकी पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं उनको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे यहां पर हम चेंज किया जा सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट, यानी कि लेटेंट हीट का मतलब क्या है कि भाई जैसे आपकी एक तो आग है, ठीक है, एक तो आपकी आग है और एक आपने पानी उबाल रखा है, तो उसकी जो वाष्प है, तो जो वाष्प है ना, आपको वाष्प यहां पर आपको ज्यादा दर्द देती है। अगर हम वाष्प जो होती है, पानी की जो उभरते हुए वाष्प निकल रही है ना, अगर उसमें आपने अंगुली डाल दोगे तो वहां पर आपको जलन अधिक महसूस होगी, लेकिन यहाँ पर आग है ना उससे कम जलन महसूस होती है। तो ये इसके पीछे कारण होता है लेटेंट हीट, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे जल का असामान्य प्रसार, यानी कि आपको पता होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, आपने एक केस जरूर पढ़ा होगा डेंसिटी के बारे में कि यहाँ पर इतना ज्यादा प्रभाव क्यों पड़ता है, इसका आयतन मैक्सिमम क्यों क्या होता है, सब चीजें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जल का जो असामान्य प्रसार है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे वाष्पीकरण जो होता है वो कैसे होता है और वाष्पीकरण को कौन से कारक है यहां पर प्रभावित करते हैं, यानी कि वाष्पीकरण है कौन कौन से फैक्टर होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आपके ऊष्मा इंजन, यानी कि आपका हीट इंजन। आपने ऐसे प्रश्न जरूर देखे होंगे, आपको एक इंजन दिया होता है, उसकी दक्षता दी हुई होती है और आपसे पूछेगा कि अगर इसका इनपुट ये है तो इसका आउटपुट होता है ये। कल ही हमने पार्ट नंबर 119 किया था, उसमें क्वेश्चन आया था, एक इंजन है उसकी दक्षता आपको दे रखी थी, ठीक है, और आपको उसका इनपुट दिया हुआ था और आपसे आउटपुट पूछा था। तो वो आपके इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके ऊष्मा इंजन में। और फिर हम करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इससे क्या हानियां होती हैं, एसी जो आप लगाते हो रूम के अंदर उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारे टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। हीट एंड टेम्परेचर जो टॉपिक है उसके करेंगे। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि हीट एंड टेम्परेचर दोनों में क्या डिफरेंट होता है, दोनों में क्या अंतर होता है हीट एंड टेम्परेचर में। तो देखिए, जो आपका टेम्परेचर होता है ना, तापमान, आपने जरूर देखा होगा, मैंने आपको जो शुरू में बताया था कि जो आपकी इकाइयां होती है, भौतिक राशि होती है, वो 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है मूल राशि, एक होती है व्युत्पन्न, है ना। तो जो मूल राशि होती है ना, फंडामेंटल राशि, उनमें आपके टेम्परेचर भी था, ये आपको पता होगा, मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो देखिए
आपका तापमान क्या होता है भाई? तापमान एक माप होता है ना, एक मेजरमेंट होता है ना तापमान। और तापमान क्या मापता है कि भाई कोई वस्तु कितनी उष्ण है, मतलब कितनी गर्म है, ये कितनी ठंडी है, यानी कि उष्णता या फिर आपका जो कितना आपका कोई भी पदार्थ है वो कितना ठंडा है या गर्म है, उसको जो मेजरमेंट करने का जो माप है उसे हम बोलते हैं टेम्परेचर। और ये आपके जो मूल इकाइयां होती हैं है ना, फंडामेंटल इकाइयां होती है, मूल राशि है ना, मूल राशि उन्हीं में से ही आपके एक होती है। इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो आपको पता होगा, या इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो आपका होता है केल्विन, ये आपको पता होगा केल्विन है ना, केल्विन के से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो टेम्परेचर जो होता है ये आपकी क्या होती है, 7 मूल राशियां होती है उनमें से होता है। और टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कोई वस्तु कितनी उष्ण है या कितनी ठंडी है इसका मेजरमेंट करता है। आगे बात करते हैं हीट। हीट क्या है? तो देखिए हीट ना एक प्रकार की क्या है, आपकी ऊर्जा होती है, ठीक है। जूल वह वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले सिद्ध किया था, जूल ने, ठीक है। जूल वह वैज्ञानिक था जिसने यह सिद्ध किया था कि जो हीट है यानी कि ऊष्मा है एक प्रकार की ऊर्जा होती है। अब देखिए ऊष्मा होती क्या है, हीट होती क्या है? तो देखिए दो अलग अलग जगह है। मान लीजिए एक आपका एक रूम है, रूम का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना वो आपके 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछ जाता है। तो मान लीजिए आपका रूम है, रूम का जो आपका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जैसे आप अगर बाहर धूप आपकी है तो अगर आप बाहर जाओगे तो वहां पर आपको ना जो तापमान में जो डिफरेंट मिलेगा ना उसे हम क्या बोलते हैं, आपका ऊष्मा। यानी कि तापमान का जो अंतर होता है ना तापमान का अंतर, उससे जो आपके एनर्जी निकलती है उसे हम बोलते हैं हीट, यानी कि आपकी ऊष्मा। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। और आपको यह भी ध्यान रखना है, जूल वे वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले बताया था कि भाई जो आपकी ऊष्मा होती है वो एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। आगे बात करते हैं जो आपकी ऊष्मा होती है, हीट होती है, इसका कंडक्शन कैसे होता है। तो इसका जो कंडक्शन होता है ना वो आपका होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। ये आपको ध्यान रखना है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर आपकी जो ऊष्मा होती है ना इसका क्या होता है, संचरण। यानी कि उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर आपकी जो ऊष्मा है ना इसका क्या होता है, संचरण होता है। अब यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो हीट होती है यानी कि ऊष्मा होती है ना, इसका जो आपका मात्रक होता है आपका जूल ही होता है। ऐसा यूनिट में जो भी आपकी ऊर्जा होती है ना, कार्य ऊर्जा, उसका जो मात्रक होता है आपका जूल होता है। तो ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है, इसलिए जो उसका ऐसा यूनिट होगा वो आपका होगा जूल। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सीजीएस यूनिट में, सीजीएस पद्धति जो होती है ना, उसमें इसका एक मात्रक और होता है जिसे हम बोलते हैं, जो आपका इसका दूसरा मात्रक होता है ना आपका जो सीजीएस पद्धति में, उसे बोलते हैं कैलोरी। क्या बोलते हैं, कैलोरी। और ये आपको ध्यान रखना है कि जो कैलोरी होती है और आपका जो जूल होता है, दोनों में आपका एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन ये होता है कि एक आपका जूल होता है, एक जूल वो आपके होता है 4.2 कैलोरी के बराबर। ये आपको ध्यान रखना है। एक जूल जो होता है ना, एक जूल आपके लगभग, वैसे तो 4.186 होता है, लेकिन 4.2 यानी कि 4.2 कैलोरी जब मिल जाती है तब जाके एक जूल यहां पर बनता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम आगे बात करते हैं आपके ताप पैमाने के ऊपर, यानी कि तापमान को मापने के कौन कौन से पैमाने हैं, उनमें क्या रिलेशन होता है। तो चलिए गाइज अब बात करते हैं तापीय पैमाने के बारे में कि तापीय पैमाने क्या होते हैं, कैसे कैसे हम तापमान उसको यहाँ पर मापते हैं। तो देखिए तापीय पैमाने होते हैं आपके, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें जो मेन जो होते हैं आपके 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है सेल्सियस, एक होता है आपका केल्विन, एक होता है फ़ारेनहाइट, एक होता है का रूमियर। ठीक है, अब देखिए ये सारे ना इनके वैज्ञानिक नाम के आधार पर ही रख दिए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यहां पर देखिए, अब यहां पर देखिए सेल्सियस और सेंटीग्रेड ये एक ही चीज बात है। अब देखिए यहां पर इनमें रिलेशन क्या होता है, पहले तो उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए जो रिलेशन बनता है ना, ये बनता है भाई इनका जो मैक्सिमम मान होता है और मिनिमम मान होता है उसी के आधार पर। देखिए जैसे आपका सेल्सियस पैमाने की बात करें तो सेल्सियस पैमाना 0 डिग्री शुरू होता है और 100 डिग्री तक जाता है। तो इसका जो आपका जो इनमें रिलेशन होता है C-0, यहां पर देखिए ये इस प्रकार से होगा, यहाँ पर बीच में इक्वल टू का निशान आएगा इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर इक्वल का क्या आएगा, साइन आएगा बीच में। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, इक्वल का साइन। तो देखिए यहां पर इसी प्रकार से अगर हम डिग्री आपका जो केल्विन है, डिग्री केल्विन की बात करें तो जो केल्विन होता है ना उसका मिनिमम मान होता है 273 और मैक्सिमम होता है 373। उसी प्रकार से अगर फ़ारेनहाइट की बात करें मिनिमम 32 होता है और मैक्सिमम 212 होता है। और अगर रूमियस की बात करें रूमियर की, तो रूमियर जो होता है उसमें क्या होता है 0 डिग्री मिनिमम होता है और 180 क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो इसी के आधार पर ये आपके जो चार्ट है यहां पर बनाया जाता है। अगर मैं थोड़ा सा इसको और आपको सोल्व आउट करके दिखाऊं तो देखिए इसको हम क्या लिख देंगे भाई, C अपॉन ये हो जाएगा 100
बराबर के माइनस 273 और बटे यहाँ पर हो जाएगा 373 में से 273 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 100 और ये आपका इक्वल हो जाएगा f माइनस 32 और इनको अगर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 180 बराबर r अपॉन 180। दिख रहा है यहाँ पे r बराबर ओके दिख रहा है। अब देखिए ये अगर यहाँ पर देखिए आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, देखिए अगर हम इन दोनों समीकरण की बात करें, पहले और दूसरे समीकरण की, तो यहां पर आप पाओगे कि ये अगर 100 से 100 कट गया तो c बराबर k माइनस 273। तो देखिए अगर आपको डिग्री सेल्सियस और केल्विन में अगर आपको रिलेशन पता लगाना है ना, तो गाइस फॉर्मूला क्या होता है कि भाई c बराबर k माइनस 273। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कोई भी मान दे रखा है केल्विन में और उसको अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो उसमें से 273 घटा देंगे। मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं आपसे कह दूं, मान लीजिए मैं यहां पर देखिए जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई 10 डिग्री 10 आपका 10 नहीं, जैसे मान लीजिए 300 डिग्री केल्विन है, 300 डिग्री आपका 300 डिग्री केल्विन है, इसको आप कन्वर्ट कीजिए डिग्री सेल्सियस में, कितना डिग्री सेल्सियस आएगा? तो क्या करेंगे, इसमें से 273 घटा देंगे तो आपका 300 है, 300 में से 273 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 27 डिग्री सेल्सियस। ये आपको ध्यान रखना है। और उल्टा क्या हो जाएगा, अगर आपको वैल्यू दी गई है किसमें, आपको डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दे रखी है और केल्विन में ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, केल्विन में ज्ञात करने के लिए k बराबर इसको इधर भेजेंगे तो c प्लस 273, यानी कि जो भी आपको मान दिया गया है डिग्री सेल्सियस में अगर उसको केल्विन में बदलना चाहते हो तो 273 वो करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। मान लीजिए जैसे आपसे पूछा है कि भाई 50 डिग्री, ठीक है 50 डिग्री सेल्सियस है, इसको आप केल्विन में कन्वर्ट करो तो क्या कर देंगे 273 इसमें ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 3 7 5 12 और आपका आ जाएगा ये 323 केल्विन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस प्रकार से इनको चेकआउट कर सकते हैं। गाइस बड़ा सिंपल सा है कि आपकी जो केल्विन है और उसको डिग्री सेल्सियस में बदलते हैं ना, बड़ा सिंपल सा है भाई। जो आपका केल्विन है, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो आपको जो भी केल्विन मान दिया गया है उसमें 273 घटा दो, और अगर आपको डिग्री सेल्सियस में मान दिया है केल्विन में ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, जो भी आपका सेल्सियस में मान है उसमें क्या कर देंगे 273 ऐड कर देंगे। बड़ा सिंपल सा है। आगे बात करते हैं यहां पर एक और चीज के बारे में कि केल्विन और आपके फ़ारेनहाइट दोनों के बारे में। तो देखिए केल्विन और जो फ़ारेनहाइट होते हैं ना, इनके बीच नहीं, ज्यादातर आपका जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है ना, इनके बीच आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए कैसे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट होते हैं ना, इनके बीच क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए मेरे को थोड़ा यहाँ पर स्पेस चाहिएगा, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ दोनों में क्या रिलेशन होता है। देखिए यहां से देखिए सेल्सियस है, सेल्सियस ये रहा c/100, क्या हो जाएगा c/100 बराबर यहां पर लेते हैं फ़ारेनहाइट वाला तो f माइनस 32 अपॉन 212 में से अगर 32 आएंगे तो क्या आ जाएगा 180। अगर इसको आप 20 से भाग लगाओगे इसको, तो यहां पर 20 का भाग लगाएंगे तो c/5 इज इक्वल f माइनस 32 अपॉन 9। और गाइज ये जो फॉर्मूला है ना बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज। इसके ऊपर बहुत सारे आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 में, है ना। ये क्या काम आता है, आपको कोई भी फ़ारेनहाइट में मान दिया गया है उसको आप केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई मान आपको केल्विन में दे रखा है उसको आप फ़ारेनहाइट में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपसे पूछ ले कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस है उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कीजिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, 0 डिग्री सेल्सियस है उसको आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कीजिए। तो ये रहा फॉर्मूला कि भाई फॉर्मूला होता है c/5 इज इक्वल f माइनस 32 अपॉन 9। तो आपको क्या बोला गया है 0 डिग्री सेल्सियस, c का मान क्या दिया गया है 0, है ना, c का मान क्या दिया गया है 0। तो देखिए 0/5 इज इक्वल f माइनस 32 अपॉन 9। तो देखिए ये हो जाएगा 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ओके दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा 0 हो गया तो क्या होगा f माइनस 32 अपॉन 9 बराबर 0, दिख रहा है ना यहाँ पे, ओके। तो अगर इसको मैं इधर हल करूं तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये f माइनस 32 9 को इधर भेजेंगे वो भी 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, है ना। तो f बराबर क्या आ जाएगा 32 डिग्री। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न आपका पूछा जाता है कि 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, तो ध्यान रखना है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा जाता है कि भाई
आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो इस प्रकार हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। चलिए एक और न्यूमेरिकल आपके सामने कर देता हूं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर देखिए कि 5 डिग्री सेल्सियस है, उसको अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, इसको हम अगर हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, देखिए, तो देखिए 5 डिग्री सेल्सियस है, अगर 5 डिग्री सेल्सियस है, इसको हमको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, तो फॉर्मूला याद कीजिए, फॉर्मूला भी हमने देखा था कि भाई C/5 इज इक्वल F माइनस 32/9, ये आपका फॉर्मूला है। रख दीजिए वैल्यू, C का मान कितना है 5 डिग्री, तो 5/5 इज इक्वल F माइनस 32/9। इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये बच जाएगा 1 बराबर F माइनस 32/9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इधर चला जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा F माइनस 32 इज इक्वल 9, दिख रहा ना यहाँ पे, F माइनस 32 इज इक्वल 9। और अगर F का मान निकालेंगे यहां से तो F बराबर क्या आ जाएगा, 32 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 32 बराबर F इज इक्वल क्या आ जाएगा 41। ओके गाइज, तो यहां पर आंसर आ जाएगा 41, ठीक है, तो 41 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो गाइज इस प्रकार से हम कोई भी आपका अगर आपको मान दे रखा है सेल्सियस में, उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर वो फ़ारेनहाइट में दे रखा है तो भी हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं आपके डिग्री सेल्सियस के अंदर, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। और दूसरा है ये वाला, ये बड़ा सिंपल सा है कि अगर केल्विन और सेल्सियस है दोनों में तो आपको कुछ नहीं करना भाई, अगर केल्विन में निकालना है तो 273 ऐड कर दो, और अगर डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो 273 क्या कर दो, माइनस कर दो। अब चलिए यहां पर ये जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जल के बारे में। जल के बारे में आपके पूछे जाते हैं ये वाले प्रश्न, और ये वाले प्रश्न बड़े ही जबरदस्त हैं और बड़े ही इंपॉर्टेंट है गाइस। देखिए पहला बात करते हैं गलनांक। गलनांक होता क्या है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाता है उसे बोलते हैं उसका गलनांक। वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई आपका सॉलिड है आपके लिक्विड के अंदर चेंज हो जाता है उसे बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो आपको ध्यान रखना, बर्फ जो होती है ना, अगर बर्फ जो है, बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस फिर क्या हो जाती है, आपके जो लिक्विड है उसके अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर यहां पर देखिए प्रश्न ना ऐसे नहीं पूछे जाते, ये जमाना गया जब आपको यहां पर ये डिग्री सेल्सियस में मान पूछे जाए। वर्ष 2018 में ना फ़ारेनहाइट में मान पूछे गए थे, ध्यान रखना, फ़ारेनहाइट में वैल्यू पूछी गई थी, ठीक है। तो देखिए यहां पर दूसरी बात करें, यहां पर देखिए पहला हो गया गलनांक होता है वो आपके बर्फ के लिए, क्योंकि बर्फ ही है, सीधी सी बात है, पानी है, वो बर्फ ही तो होगा तभी तो वो पिघलेगा भाई। पानी तो क्या पिघलेगा, पानी तो ऑलरेडी लिक्विड होता है, तो पानी का एक रूप होता है बर्फ। बर्फ क्या होती है, आपके ठोस अवस्था में पाई जाती है, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाती है, आपके धीरे धीरे लिक्विड में बदलना शुरू हो जाती है। अगर बात करें फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में क्या होती है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और आपको पता होगा मिनिमम इसका 32 डिग्री होता है, और जो आपका डिग्री सेल्सियस इसका मिनिमम 0 होता है। आगे बात करते हैं क्वथनांक, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक वह मिनिमम तापमान होता है जिस पर कोई आपका लिक्विड है आपके गैस अवस्था में बदल जाता है, उसे हम बोलते हैं उसका क्वथनांक, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि वह मिनिमम तापमान, वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड है आपके गैस अवस्था में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, उसे हम बोलते हैं क्वथनांक। और वाटर के लिए, आपके पानी के लिए जो आपका क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यह आपको ध्यान रखना। ये माइनस नहीं होता, ठीक है, ये तो मैंने आपको एरो लगा रखा है, ये माइनस में नहीं होते, ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये आपके जो अगर इसको फ़ारेनहाइट में बात करें तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखने का इस, ठीक है। चलिए तीसरी बात करते हैं हिमांक, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए हिमांक क्या होता है, वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई आपका लिक्विड है वो आपके सॉलिड अवस्था में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, उसे हम बोलते हैं हिमांक पॉइंट, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो देखिए फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है ना पानी के लिए, वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आपका जो फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर होता है, उसके अंदर पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा कर दोगे तो आपके बर्फ में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इसकी अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो गाइस फ़ारेनहाइट में इसकी वैल्यू होती है 32 फ़ारेनहाइट, ये आपको ध्यान रखने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों आपको ध्यान रखने हैं, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। गलनांक होता है पानी के लिए नहीं होता, बर्फ के लिए होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए यहां पर कुछ चीजें और हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे शरीर का, हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, मानव शरीर होता है ना, उसका जो टेम्परेचर होता है कितना होता है
37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो लगभग आता है 98.5 या 98.6, कुछ भी आप लिख सकते हो। 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपको ध्यान रखना है। जो मानव शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, उसका टेम्परेचर होता है 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन अगर हम डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 37.6 डिग्री सेल्सियस हमारे शरीर का तापमान होता है। इसलिए अगर आप ठंडे कपड़े मतलब गीले कपड़े पहन लेते हो कई बार, तो वो अपने आप थोड़ी देर बाद में आपने देखे होंगे वो सूख जाते हैं। मान लीजिए हल्के फुल्के आपके कपड़े हैं, है ना, वो आपके गीले हैं, अगर उनको आप पहन लेते हो तो आपके शरीर में 37 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है और वो आपके जो कपड़े होते हैं वो क्या होता है, सूख भी जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं रूम टेम्परेचर, यानी कि जो आपका कोई भी आपका कमरा होता है, कक्ष होता है, उसका तापमान नॉर्मली कितना होता है। तो गाइस जो रूम टेम्परेचर होता है ना, वो आपका 25 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर इसको केल्विन में बदले तो आपको बताया था भाई डिग्री सेल्सियस में केल्विन में बदलना है तो क्या कर देंगे, 273 ऐड कर देंगे। तो 273 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 298 केल्विन। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन में 25 डिग्री नहीं आता, आजकल 298 केल्विन आता है। तो ध्यान रखना है रूम टेम्परेचर, यानी कि आपका जो कक्षा है उसका तापमान जो होता है ना, नॉर्मली जो रूम होते हैं उनका जो तापमान होता है आपका होता है 25 डिग्री सेल्सियस, या क्या बोलेंगे आपका 298 केल्विन। आगे बात करते हैं परम शून्यताप या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ये क्या चीज है। तो देखिए वह तापमान जिस तापमान पर कोई भी आपका पदार्थ है उसके अणुओं की ऊर्जा है वो यहां पर रुक जाती है, वो अणुओं की गतिज ऊर्जा जीरो हो जाती है, यानी कि उसके जो कण होते हैं उनमें किसी प्रकार से कोई अन्योन्य क्रिया नहीं होती है। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं कोई भी आपका पदार्थ होता है ना, उसके कण निरंतर यादृच्छिक रूप से गति करते रहते हैं। ठीक है, ये आपके गैसों का एक सिद्धांत दिया गया था, उसके आधार पर हमको ये पता लगता है कि जो कण होते हैं वो लगातार गति करते रहते हैं यादृच्छिक रूप से, आपके यादृच्छिक दिशाओं में गति करते रहते हैं निश्चित वेग के साथ। लेकिन जो परम शून्य तापमान होता है ना, वह तापमान जिस पर आपके जो कण होते हैं उनकी जो क्रिया होती है, गति हो जाती है, आपके जीरो हो जाती है, उस तापमान को बोलते हैं परम शून्य ताप। और आपको ध्यान रखना है ये आपका होता है 0 डिग्री केल्विन। गाइस ध्यान रखना 0 डिग्री केल्विन है, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। ठीक है, माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस है, ध्यान रखना ये 273 डिग्री केल्विन नहीं है, ध्यान रखना है गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परम शून्य ताप वह तापमान जिस पर कण आपके जो पदार्थ के कण हैं उनकी गतिज ऊर्जा रुक जाती है, शून्य हो जाती है, किसी प्रकार की गति नहीं करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं परम शून्य ताप। ठीक है गाइस, आप इनको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, यहां पर अलग अलग प्रकार के तापमापी होते हैं, थर्मामीटर होते हैं, उनके बारे में। लेकिन एक बात यहां पर और नोट कर लेना, वहां पर मैंने आपको नहीं लिखाई है कि आपके जो सेल्सियस पैमाना है ना, सेल्सियस पैमाना और आपका जो फ़ारेनहाइट पैमाना है, फ़ारेनहाइट पैमाना, ये प्रश्न पूछा जाता है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने होते हैं किस तापमान पर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो -40 डिग्री, ध्यान रखना -40 डिग्री सेल्सियस है या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट है, दोनों इस स्थिति पर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये आपको ध्यान रखना, ये आपका प्रश्न पूछा जाता है कि भाई किस स्थिति पर दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलिए अब बात करते हैं तापमापी के ऊपर, थर्मोमीटर के ऊपर। अब देखिए ज्यादा तो उनके बारे में कुछ है नहीं, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। वैसे देखिए बहुत सारे प्रकार के होते हैं। पहला होता है द्रव तापमापी, इसमें क्या होता है कि पारा, अल्कोहल इनका यूजेस किया जाता है। नॉर्मली आपने देखा होगा पारे के थर्मोमीटर होते हैं। पारे का थर्मोमीटर का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि पारा जो है ना, ये आप चिपकता नहीं है, उसके अंदर जो आपका थर्मोमीटर होता है ना, उसके अंदर चिपकता नहीं है। बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, इनकी वजह से पारे का उपयोग करते हैं। तो द्रव तापमापी होते हैं ना, उनमें या तो पारा का इस्तेमाल करते हैं या फिर अल्कोहल का। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट प्रश्न तो ये बनता है कि यहां पर जो सबसे कम तापमान मापने वाले जो पैमाने होते हैं वो किसके बने होते हैं। तो ध्यान रखना है कि अल्कोहल का पैमाना, ध्यान रखना अल्कोहल का पैमाना वो पैमाना होता है, अल्कोहल का तापमापी मिनिमम तापमान को माप सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो आपका अल्कोहल के जो आपके तापमापी होते हैं, अल्कोहल थर्मोमीटर, वो सबसे न्यूनतम तापमान को माप सकते हैं। इसमें क्या होता है, अगर आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हो तो -40 डिग्री से कम के भी तापमान आप माप सकते हैं। दूसरा यहां पर है डॉक्टर थर्मोमीटर, जो आपका डॉक्टर जब बुखार, आपको पता होगा बुखार, जब आप बुखार हो जाता है तो डॉक्टर आपके मुंह के अंदर ये डॉक्टर थर्मोमीटर डालता है। ठीक है, तो इससे क्या करता है, आपका जो
टेम्परेचर है उसको मापता है और फिर यहाँ पर चेक करता है कि आपको बुखार तो नहीं है। नॉर्मली आपको बताया था कि वही 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान होता है हमारे शरीर का। अगर वो 102, 103, 4 ज़्यादा हो जाता है तो फिर पता लगता है कि हमारे शरीर में बुखार हो रहा है। ठीक है, तो देखिए, तो डॉक्टर के पास जो पैमाना होता है ना वो शरीर का तापमान मापने काम आता है और इसके अंदर जो रीडिंग होती है ना 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच उसके अंदर तापमान का पैमाना होता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, कुछ गैस के तापमापी भी होते हैं, गैस थर्मोमीटर भी होते हैं। इनमें मेनली आपके एक हाइड्रोजन है और एक नाइट्रोजन, दो होते हैं। हाइड्रोजन के तो आपके हाइड्रोजन के जो आपके तापमापी होते हैं वो 500 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को माप सकते हैं और आपके जो नाइट्रोजन गैस वाले तापमापी है वो आपके 1500 डिग्री सेल्सियस वाले तापमान माप सकते हैं। एक आपका प्लेटिनम का भी तापमापी होता है जो आपके -200 डिग्री सेल्सियस से और आपका 1200 डिग्री सेल्सियस तक तापमान माप सकता है। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बात करते हैं, यहां पर एक देखिए, पहले इसके बारे में बात करते हैं पायरोमीटर के ऊपर। तो देखिए पायरोमीटर जो होता है ना, पायरोमीटर, इसमें क्या होता है, ये हाई टेम्परेचर, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि सबसे अधिक तापमान जो मापता है ना वो आपका पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अत्यधिक टेम्परेचर, हाईली टेम्परेचर होते हैं उनको मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है और सूर्य का ताप मापने के लिए, है ना, इसका उपयोग किया जाता है सूर्य का टेम्परेचर मापने के लिए। आगे बात करते हैं, तो अगला होता है जिसे बोलते हैं ताप युग्म तापमापी। तो ये आपके विद्युत धारा के सीबेक प्रभाव पर आपके कार्य करता है। इतना सा आपको ध्यान रखना है। सीबेक प्रभाव क्या होता है कि भाई मान लीजिए आपका एक विद्युत परिपथ है ना, एक विद्युत परिपथ है, इसमें ये एक कोई टर्मिनल है और यहां पर मान लीजिए हमने एक दूसरी धातु ले ली, दो अलग अलग धातु ले ली, एक हमने यहाँ पर कॉपर ले लिया, एक यहाँ पर आपका ये ले लिया और यहाँ पर हमने इनके बीच क्या लगा दिया, यहाँ पर हमने एक आपका गैल्वेनोमीटर लगा रखा है और यहाँ पर तो टेम्परेचर हमने अलग कर दिया, यहाँ पर टेम्परेचर हमने अलग कर दिया। मतलब इन दोनों स्थितियों, दो टर्मिनल है इनके जो आपके ये दोनों टर्मिनल है ना, जहां पर धातु कनेक्ट कर रखा है, अगर इनके तापमान है अलग अलग कर देते हैं तो इस परिपथ में विद्युत धारा बहने लग जाती है। इसे ही हम बोलते हैं सीबेक प्रभाव। यानी कि अगर दो अलग अलग धातु होती हैं उनको हम कनेक्ट कर देते हैं एक दूसरे को विद्युत परिपथ के अंदर, अगर उनके तो दोनों सिरे हैं जिनसे हमने उनको कनेक्ट कर रखा है, अगर उनके तापमान को हम क्या करते हैं, अगर अलग अलग करते हैं, एक के तापमान को कम पे रखते हैं, एक के तापमान को ज्यादा पे रखते हैं, तो होता यह है इस परिपथ के अंदर विद्युत धारा बहने लग जाती है। इस प्रभाव को हम बोलते हैं आपका सीबेक प्रभाव। तो आपको ध्यान रखना है, ये आपके होते हैं तापमापी यानी कि थर्मोमीटर। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। पहला एक एल्कोहल वाला, एक आपका पायरोमीटर वाला और एक आपका डॉक्टरी आपका तापमापी। ये आपके इंपोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए गाइस, अब बात करते हैं आपके जल का असामान्य प्रसार यानी कि अबनॉर्मल स्प्रेड ऑफ वाटर। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, आपका एक आदर्श गैस समीकरण होता है जिसको हम बोलते हैं PV बराबर nRT। इससे हम लिख सकते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू T। यानी कि अगर किसी भी आप जो गैस है उसका टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हो तो वहां पर उसका जो वॉल्यूम है ना वो आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा, वॉल्यूम फैलेगा। लेकिन यहां पर जो वाटर है ना, वाटर, पानी के केस में ऐसा नहीं होता। पानी के केस में थोड़ा उल्टा होता है। कैसा होता है, देखिए पानी के केस में यहां पर थोड़ा अलग होता है। देखिए पानी का जब तापमान बढ़ाया जाता है ना तो इसका जो आयतन है ना बढ़ने की बजाय क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है। देखिए इस प्रकार से घटता है। देखिए 0 डिग्री से अगर हम 100 डिग्री की ओर चलें तो आपका जो पानी है ना इसका आयतन क्या होता है, घट जाता है। 4 डिग्री पर मिनिमम हो जाता है और फिर वापस से बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए जो प्रश्न आते हैं इस टॉपिक के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट और आपको कंफ्यूजिंग करने वाले, उनके बारे में आपको बताता हूं। देखिए कि डेंसिटी है ना, ये टॉपिक है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आपको कंफ्यूज करने वाला भी है। देखिए आपसे पूछा जाता है कि पानी का घनत्व है ना वो आपके मैक्सिमम कहां पे होता है, 4 डिग्री पर। ये आप सब जानते हैं, रटा रटाया है। लेकिन यहां पर देखिए ये आजकल ऐसे प्रश्न नहीं आते। ठीक है, आजकल प्रश्न कैसे आते हैं, अगर किसी पानी है, अगर उसका आपका तापमान 0 डिग्री से 10 डिग्री तक बढ़ाया जाता है तो बताइए उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, और ऑप्शन डालेंगे, बढ़ेगा, दूसरा बोलेगा घटेगा, तीसरा बोलेगा पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, और चौथा ऑप्शन डालेंगे पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज करेंगे। तो देखिए आपसे पूछ ले कि भाई 0 डिग्री से और 10 डिग्री तक अगर हम जो
पानी का तापमान है उसको बढ़ाएं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए ये ऐसे प्रभाव पड़ेगा, मान लीजिए ये 4 डिग्री है तो यहाँ पे कोई 10 डिग्री है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका घनत्व होता है ना पानी का, वो 0 डिग्री से 4 डिग्री तक जाने पर तो बढ़ता है, और 4 डिग्री पर क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, और 4 डिग्री के बाद वापस क्या हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है। तो हम क्या बोलेंगे, अगर आपसे प्रश्न ऐसे बोला जाए कि 0 डिग्री से और 10 डिग्री के बीच पानी के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम बोलेंगे पहले बढ़ता है ना, और फिर क्या होता है, घटता है ना। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि 0 डिग्री से 4 डिग्री तक बढ़ता है, 4 डिग्री पर मैक्सिमम हो जाता है, और 4 डिग्री से 10 डिग्री तक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। उल्टा केस आपको वॉल्यूम पूछ ले यानी कि आयतन पूछ ले, तो ध्यान रखना है कि आयतन जो होता है पहले 0 डिग्री से 4 डिग्री तक क्या हो जाता है, घट जाता है, 4 डिग्री पर न्यूनतम होता है, और 4 डिग्री के बाद वापस से बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो बर्फ का घनत्व होता है ना, पानी के घनत्व से हमेशा क्या हो जाता है, कम होता है। देखिए कैसे याद करेंगे इसको, मान लीजिए आपने पानी है, शादी पार्टियों आपने देखा होगा कि ठंडे जो आपके गर्मियों के दिन होते हैं, ठंडे पानी का इंतजाम किया जाता है गाँवों में, शहरों में तो पता नहीं करते या नहीं करते, वैसे सब जगह करते हैं। तो क्या करते हैं कि टंकी होती है, टंकी के अंदर बर्फ की शिल्लियां ला के डालते हैं। ठीक है, तो होता क्या कि आपने देखा होगा जो बर्फ की शिल्ली होती है पानी के अंदर तैरती रहती है। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जिसका घनत्व कम होता है वो तैरती रहती है, और जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो डूब जाती है। इतना सा ध्यान रखना है भाई, भारी चीजें डूबेंगी, हल्की चीजें तैरेंगी, सीधा सा सिंपल लॉजिक सा है। तो यानी कि बर्फ क्या होती है, बर्फ का घनत्व होता है, आइस का डेंसिटी जो होता है वो आपका कम होता है पानी से, इसलिए वो पानी के ऊपर तैरती रहती है। और ये भी आपको ध्यान रखना है, घनत्व अगर बर्फ का कम है तो सीधी सी बात है बर्फ का क्या होता है, आयतन ज्यादा होता है, जबकि पानी का आयतन क्या होता है, आपका कम होता है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं जो अपनी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सर्दियों में क्या होते हैं कि जो आपके पानी होते हैं, मान लीजिए जैसे पानी खेत में हम पानी दे रहे हैं, ठीक है, और आपके बहुत लंबा पाइप है ना, अब लाइट चली गई और रात्रि का टाइम है और सर्दियों का मौसम है, ठीक है, और तो होता क्या है, होता यह है कि जो पानी पाइप के अंदर रह जाता है ना, तो सर्दी के कारण वह पानी बर्फ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और आपको बताया था भाई बर्फ का जो आयतन है ना, पानी के आयतन से ज्यादा होता है। अब देखिए जितना पानी था ना, पानी को फैलने के लिए जगह चाहिए, बर्फ के अंदर जब वो कन्वर्ट करेगी ना, तो बर्फ में कन्वर्ट होगी तो बर्फ को फैलने के लिए जगह चाहिए, और सीधी सी बात है बर्फ को फैलने के लिए जगह चाहिए, तो वो क्या कर देती हैं, पाइप को फाड़ देती हैं, मतलब पानी के पाइप जो होते हैं फट जाते हैं। तो पूछता है कि शीत ऋतु में पानी के पाइप क्यों फट जाते हैं, तो आपको नीचे ऑप्शन दिए होते हैं, वहां पर आपको बताना होगा कि भाई पानी का जो आयतन होता है वो आपके बर्फ का आयतन जो होता है पानी के आयतन से ज्यादा होता है, इस कारण से उनको फैलने के लिए अधिक स्पेस चाहिए होगा, इसलिए जो पानी के पाइप हो जाते हैं आपके फट जाते हैं। दूसरा प्रश्न, पानी में डूबी हुई बर्फ होती है, मान लीजिए पानी है, पानी में डूबी हुई कोई बर्फ है, तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जाता है। देखिए दो प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई पानी के अंदर कोई बर्फ अगर डाल रखी है तो उसका कितना प्रतिशत भाग तो पानी के अंदर डूबा रहता है और कितना प्रतिशत भाग ऊपर रहता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए ये आपका पानी की टंकी है, इसके अंदर ये पानी भरा हुआ है, अगर इसमें आपने कोई बर्फ का टुकड़ा डाल रखा है, तो ध्यान रखना है उसका 90% भाग जो होता है पानी के अंदर होता है, केवल 10% भाग ऊपर की ओर तैरता रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब किसी बर्फ को आप पानी के अंदर डालते हो तो 10% भाग ही पानी के ऊपर तैरता रहता है, 90% भाग होता है पानी के नीचे क्या होता है, डूबता रहता है। दूसरा प्रश्न बर्फ के बारे में ही कि अगर किसी आपकी टंकी है, उसके अंदर किसी पात्र के अंदर हमने बर्फ डाल रखी है, तो बताइए पूर्णतः बर्फ पिघलने के बाद जो वाटर लेवल है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है कि हमने किसी आपके कोई भी पात्र उसके अंदर बर्फ डाल रखी है, तो बर्फ जो डाल रखी है अगर बर्फ पूरी तरह पिघल गई तो पहले जो वाटर लेवल था, पानी अगर इतना आ रहा था, तो बताइए बर्फ पिघलने के बाद वाटर लेवल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ध्यान रखना कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वाटर लेवल पहले जितना था ऐसा का ऐसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं नदी के पानी का बर्फ में बदलना। देखिए सर्दियों में क्या होता है, कोई भी नदी होती है, कोई भी नहर होती है, कोई तालाब होता है, तो उसका जो पानी होता है ना,
बर्फ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उसके जो ऊपरला हिस्सा होता है वो बर्फ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जीव होते हैं वो आपके मरते नहीं है, मछलियां मरती नहीं। इसका कारण क्या है ना? पानी बर्फ में बदल गया तो फिर आपकी जो मछलियां हैं वो मरी क्यों नहीं? तो गाइस मैं आपको बता दूं, कोई भी तालाब होता है या कोई भी नदी होती है ना, जब आपके बर्फ में बदल जाती है ना तो केवल उसका ऊपरली जो परत होती है ना वो ही आपके केवल बर्फ के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और आपको पता होगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पर उसकी जो डेंसिटी होती है अधिकतम हो जाती है। इस कारण उसके नीचे की ओर जो होती है ना, नीचे की ओर पानी, वो आपके पानी ही रहता है, वो आपके बर्फ के अंदर कन्वर्ट नहीं होता। इसलिए जो जलीय जीव होते हैं आपके, अगर नदी का पानी है अगर बर्फ में कन्वर्ट हो गया तो भी क्या होते हैं? जिंदा रहते हैं। यानी कि केवल ऊपरी परत है वही आपके वाटर, वो आपके बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, बाकी आपके वाटर होता है। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं, इनको आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं यहां पर ऊष्मीय प्रसार के बारे में, यानी कि आपका थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। सो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कैसे, पहले बात करते हैं ऊष्मीय प्रसार होता क्या है। तो जब किसी वस्तु में तापमान दिया जाता है, मतलब किसी वस्तु का तापमान बढ़ाया जाता है ना, तो उसके आकार में परिवर्तन होना, मतलब उसके आकार का बढ़ना, एक्सपेंड होना, वही कहलाता है ऊष्मीय प्रसार। ये आपके 3 प्रकार से हो सकता है, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार। यानी कि आपका लीनियर, आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, 3 प्रकार से आपका हो सकता है। अब देखिए आपको यहां पर क्या ध्यान रखना, तीनों में अंतर क्या होता है भाई। तापमान देने पर अगर कोई आपका वस्तु है उसकी अगर लंबाई बढ़ रही है उसे बोलेंगे रेखीय प्रसार, अगर उसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है उसको बोलेंगे क्षेत्रीय प्रसार, अगर उसका आयतन बढ़ रहा है उसे बोलेंगे आयतन प्रसार। अब देखिए यहां पर अल्फा बीटा गामा ये क्या चीज है, इनको बोलते हैं, अल्फा को बोलते हैं रेखीय प्रसार गुणांक, बीटा को बोलते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और गामा को बोलते हैं आयतन प्रसार गुणांक। अब देखिए यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है अपने लिए, तो देखिए ये फॉर्मूले होते हैं। मान लीजिए हम पहले इसकी बात करते हैं रेखीय प्रसार की। अगर किसी वस्तु है उसकी प्रारंभिक लंबाई L थी, अगर उसका तापमान हमने बढ़ाया थीटा, अगर उसका थीटा तापमान हमने बढ़ा दिया है ना, और अल्फा उसका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है आपको दिया हुआ होगा, तो पूछ ले कि उसकी अंतिम लंबाई ज्ञात कीजिए, तो ये फॉर्मूला होगा L डैश, अगर अंतिम लंबाई है तो L डैश इज इक्वल L कोष्टक 1 प्लस अल्फा थीटा। इसकी मदद से हम अंतिम लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, मतलब लंबाई कितनी बड़ी है वो पता लगा सकते हैं अंतिम लंबाई। तो अंतिम लंबाई क्या हो जाएगी, L डैश इक्वल L 1 प्लस अल्फा थीटा। यहां पर L तो क्या है प्रारंभिक लंबाई, अल्फा क्या है रेखीय प्रसार गुणांक, और थीटा क्या है आपका, थीटा है आपका कितना ताप आपने बढ़ाया है। दूसरी बात करते हैं, अगर आपका तापमान बढ़ा देने पर क्षेत्रफल बढ़ जाता है ना, अगर उसका अंतिम क्षेत्रफल निकालना है तो उसे हम बोलेंगे ए डैश क्या निकालेंगे, A1 प्लस बीटा थीटा। यानी कि A क्या है प्रारंभिक क्षेत्रफल, बीटा क्या है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, और थीटा क्या है कितना टेम्परेचर हमने बढ़ाया है। और तीसरा वॉल्यूम अगर बढ़ता है किसी भी पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर, तो अंतिम वॉल्यूम निकालना है, तो अंतिम जो वॉल्यूम है ना, तो V डैश बराबर होता है V1 प्लस आपका गामा थीटा, है ना। तो V क्या है प्रारंभिक आयतन कोष्टक 1 प्लस गामा, गामा क्या है आयतन प्रसार गुणांक, और थीटा क्या है कितना टेम्परेचर हमने बढ़ाया है। और गाइस एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो आपके ऊष्मीय प्रसार के गुणांक होते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक, इनमें क्या होता है ये रिलेशन होता है कि अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा इज इक्वल 1:2:3। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके ऊपर न्यूमेरिकल हाल तक तो आए नहीं है, अगर आएंगे तो बड़ा सिंपल सा आप खुद यहां पर कर दोगे। तीनों के फॉर्मूले बड़े सिंपल से हैं, यहां पर आप देख रहे होंगे। अब देखिए यहां पर कुछ फैक्ट के बारे में बात करते हैं जो आपके ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा, आपने कभी सोचा है कि जो पटरियां जो होती हैं, पटरियां ट्रेन की पटरियां होती हैं, उनके बीच में खाली स्थान क्यों छोड़ा जाता है, एक गैप क्यों छोड़ा जाता है? तो गाइस आपको बता दूं कि जो पटरियां होती हैं उनके बीच गैप इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि सर्दियों में, ठीक है। अभी आप सोच रहे होंगे सर ट्रेन में गैप तो इसलिए छोड़ते हैं ताकि जो ट्रेन है उसके साइज के अनुसार चल सके। तो आपको बता दूं ट्रेन जो होती है कई प्रकार की होती है, ब्रॉड गेज होती है, मीटर गेज होती है, सबके अलग अलग एक वो आपके डिस्टेंस होती है ना, दो पहियों के बीच की जो जगह होती है ना, दो पटरियों के बीच जगह है ना वो। तो यहां पर पटरियों के बीच थोड़ी जगह इसलिए छोड़ी जाती है क्योंकि सर्दियों के जब दिन आते हैं ना, सर्दियों के दिन, तो आपके जो लोहे की वस्तु होती है उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, पास आएंगी। लेकिन गर्मियों में जब तापमान बढ़ेगा तो ऊष्मीय प्रसार होगा, और ऊष्मीय प्रसार होने के कारण वो आपके फैलेंगे। तो ध्यान रखना, इसकी वजह से रेल की पटरियों के बीच पहले से जगह छोड़ी जाती है।
अगला सवाल कि कांच के बर्तन में जब आप कांच के बर्तन में अगर आपने दूध पिया होगा तो आपको पता होगा कांच के बर्तन में अगर आप दूध पीते हो तो कांच का जो गिलास है वहां पर टूट जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आप जैसे कांच है तो कांच का तापमान बढ़ेगा, जब उसके अंदर गर्म दूध डालोगे तो आपका ब्रेक हो जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, आजकल जो कांच बनाए जाते हैं, कांच के गिलास जो बनाए जाते हैं, कांच के जो आपके बर्तन बनाए जाते हैं वो आपके पायरेक्स गिलास के बनाए जाते हैं, क्योंकि पायरेक्स गिलास एक ऐसा गिलास होता है जो आपके ऊष्मीय प्रसार के साथ काम करता है। मतलब अगर यहां पर गर्म करेंगे तो क्या होता है, थोड़ा आपका पिघलने लग जाता है, मतलब ब्रेक नहीं होता। ठीक है, यानी कि आपके फैन इसका प्रसार हो जाता है और आपका ये ब्रेक नहीं होता। आगे बात करते हैं, बिजली के तार होते हैं, आपने देखे होंगे मुझे बिजली के तार जाते रहते हैं, है ना, तो आपने देखे होंगे बहुत ढीले ढीले बंधे रहते हैं, है ना। जो आपके पावर हाउस में जो लाइट आती है वहां से आपके घरों में ट्रांसफार्मर आती है तो वो तार आपने देखेंगे बहुत ढीले हुए बंधे होते हैं। आपने सोचा कि ये बहुत ढीले हुए बंधे क्यों होते हैं, तो वो ढीले इसलिए बंधे होते हैं क्योंकि सर्दियां जब आती है ना, सर्दियां, तो आपको पता होगा कि कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब वो आपके तार हैं वहां पर पास पास आ जाएंगे, है ना, मतलब उनमें क्या होगा, संकुचन होगा आपके सर्दियों के दिनों में, लेकिन गर्मियों में क्या होंगे, फैलेंगे। तो इसको बचाने के लिए भाई उसमें प्रसार है, अगर ये यहां पर नहीं होता है तो आपके जो तार हैं वो टूट भी जाएंगे, क्योंकि सर्दियों में क्या होगा, आपके जो तार हैं वो यहाँ पर क्या होंगे, आपके उनमें संकुचन होगा, उनमें खिंचाव उत्पन्न होगा, और अगर तार आपने टाइट कस रखे हैं तो क्या हो जाएंगे, आपके टूट जाने का डर होता है। इसलिए आपके जो बिजली के तार हैं यहाँ पर ढीले बांधे जाते हैं, या आपको ध्यान रखना है शिथिलता से बांधे जाते हैं। जो बिजली के तार होते हैं उनको लूज बांधा जाता है। आगे बात करते हैं, अगर आपकी कांच की कोई बोतल है ना, कांच की गिलास की कोई बोतल है, अगर उसके अंदर कॉर्क फंस गया, कॉर्क क्या होता है, उसके ऊपर कॉर्क होता है आपका जो रबड़, उसका एक ढक्कन टाइप का होता है, अगर वो उसके अंदर चला गया तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो आपकी कांच की बोतल है उसका जो मुंह है ना उसको गर्म करेंगे, और जब गर्म किया जाता है तो उसका जो मुंह है ना यहाँ पर चौड़ा हो जाता है ऊष्मीय प्रसार के कारण, और फिर इजीली आपका जो कॉर्क है यहाँ पर निकल जाता है। आगे बात करते हैं, अगर कोई धातु है उसमें मान लीजिए छेद हो रहा है, मान लीजिए आपके पास कोई भी लोहे की चीज है, कुछ भी है, उसके अंदर छेद हो रहा है, अगर आप उसको गर्म करते हो, अगर आप उसे गर्म करते हो तो ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, मान लीजिए कुछ भी चीज आपके पास है XYZ, फिलहाल मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन देने के लिए कुछ नहीं है ना, मान लीजिए कुछ भी है, मान लीजिए आपके पास कोई चाबी है, चाबी में आपके बीच में धागा रस्सी बांधने के लिए होता है, अगर आप उसको गर्म करोगे तो पूछा जाता है कि जो छेद जो होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो होल उसके अंदर होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान रखना है, अगर तापमान बढ़ाया जाता है ना तो जो धातु का छेद है वो यहाँ पर और चौड़ा हो जाएगा। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है गाइस, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये उसमें प्रसार था, इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ऊष्मा का संचरण के बारे में। तो पहले ये बात करते हैं ऊष्मा का संचरण होता क्या है। तो देखिए, ऊष्मा एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाती है उसे हम बोलते हैं ऊष्मा का संचरण। मान लीजिए से आपने रूम हीटर लगा रखा है कमरे के अंदर, तो आपने देखा होगा पूरा कमरा है वो गर्म क्यों हो जाता है, या आपने देखा होगा मान लीजिए आपने कोई मोमबत्ती जला रखी है, कोई अच्छी खुशबू वाली मोमबत्ती, तो उसकी खुशबू होती है सब जगह क्यों फैल जाती है। आपने देखे होंगे आजकल तो फैशन का ट्रेंड चल रहा है, कोई परफ्यूम लगा के जा रहा है तो उसकी जो खुशबू है ना, उसकी जो गंध है वो यहाँ पर फैल क्यों जाती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसे कहते हैं ऊष्मा का संचरण, यानी कि ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह पर फैलना। ठीक है, अब देखिए ऊष्मा संचरण होता है, इसे बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ये आपके तीन प्रकार से होती है, तीन मेथड होते हैं आपके ऊष्मा का एक जगह से दूसरी जगह संचरित होने के। कौन कौन से देखिए, पहला होता है जिसको बोलते हैं चालन यानी कि कंडक्शन, दूसरा होता है संवहन यानी कि कन्वेंशन, तीसरा होता है विकिरण यानी कि रेडिएशन। अब बात करते हैं एक एक के बारे में। तो देखिए चालन जो होता है ना, कंडक्शन, इसके बारे में बात करते हैं। चालन आपके मेनली जो आपके सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, उनके अंदर होती है। इसमें क्या होता है, आपके जो ठोसों के जो कण होते हैं वो बिना गति करे ही क्या होते हैं, आपके ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह संचरित कर देते हैं। आपने देखा होगा, मान लीजिए आपके पास कोई लोहे की चीज है ना, आपके पास कोई लोहे की चीज है, अगर आप उसको आग में गर्म करते हो, मान लीजिए आपके पास कोई भी लोहे की चीज है, अगर आप आग में गर्म करते हो तो आपने जरूर देखा होगा कि वहां पर जो पूरी लोहे की, मान लीजिए ये लोहे की वस्तु है, अगर मैं इसको आगे से गर्म करता हूं इधर से, तो यहां पर ये थोड़ी देर बाद में पूरी गर्म हो जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है, ध्यान रखना
रखना है कंडक्शन के कारण, यानी कि चालन के कारण। और इसी चालन के कारण आपको पता होगा कि जैसे हम चाय बनाते हैं, ठीक है, तो चाय बनाने का जो उपकरण होता है ना, उसको जो पकड़ने का आता है ना, है उसको आपका हैंड, जो आपका उपकरण होता है चाय बनाने का, उसका जो पकड़ने का हैंडल आता है ना, हैंडल, वो आपका किसका बनाया जाता है? ऊष्मारोधी पदार्थ का, यानी कि प्लास्टिक का बना होता है, जिससे हमको गर्म ना लगे। ये आपने जरूर नोट किया होगा, ठीक है। तो चालन के बारे में आपको ध्यान रखना है कि चालन वह प्रक्रिया होती है जो आपके ठोसों में होती है, और इसमें क्या होता है कि जो आपके कण होते हैं इसके, है ना, इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं? वे किसी प्रकार की कोई गति नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर बात करते हैं कि चालन जो होता है, चालन होता है, उसके आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। देखिए, एक होता है विद्युत का चालक, जिसे कंडक्टर कहते हैं। विद्युत का चालन तो आप जानते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, जैसे आपका चांदी है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है ना, लोहा है, ये सारे के सारे होते हैं विद्युत के चालन, ठीक है। कुचालक क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर, जिनके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, जैसे प्लास्टिक है, कागज है, इनके अंदर कभी करंट आता है क्या? आपने देखे होंगे दस्ताने पहन के हम अगर विद्युत धारा के जो तार होते हैं, करंट, उनको छू भी ले तो भी करंट नहीं आता है, तो वो क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक। तीसरी बात करते हैं ऊष्मारोधी, इनको बोलते हैं इंसुलेटर। ऊष्मारोधी क्या होते हैं? वे पदार्थ जिन पर ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है, मतलब ऊष्मा, देखिए ऊष्मारोधी का मतलब क्या है कि ये आपका मार्कर है, अगर मैं इसको गर्म करूंगा, अगर मैं इसे गर्म करूंगा और एक तरफ से गर्म करने पर अगर ये दूसरी तरफ से भी गर्म हो जाता है ना, तो इसे बोलते हैं हम ऊष्मा इसके अंदर क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। लेकिन अगर इसको मैं इधर से अगर मैं गर्म करूं, ये इधर से जलने लग जाए लेकिन इधर वाला हिस्सा गर्म हो ही ना, है ना, तो ऐसे पदार्थों को बोलते हैं ऊष्मारोधी। जैसे एबोनाइट है, प्लास्टिक है, रबड़ है ना, आपका जो लेड है, मरकरी है, पारा है, ये इसके एग्जांपल है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये मार्कर है, अगर इसको जलाऊंगा ना इधर से पकड़ के, तो मैं इसको पूरा जला दूंगा ना, इधर से ये वाला हिस्सा अगर ये जल जाएगा तब भी ये गर्म नहीं होगा, है ना। इसी ऐसे पदार्थों को बोलते हैं आपके ऊष्मारोधी, यानी कि इंसुलेटर। कागज है, कागज को आप पकड़ के जला दोगे, पूरा कागज जल जाएगा, है ना, लेकिन वो गर्म कागज नहीं होगा, है ना। मान लीजिए कागज है, मान लीजिए आपके पास ये बुक है, इधर से पूरी जल जाएगी, इधर से आपने पकड़ रखी है ना, तो भी यहां से गर्म नहीं लगेगी, क्योंकि यहां पर ऊष्मा का क्या हो रहा है? चालन नहीं हो रहा है, इसलिए। तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर चालन होता है, तीन प्रकार का होता है, तीन टाइप्स होते हैं, मतलब जो आपके पदार्थ होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं चालन के आधार पर, चालक, कुचालक और आपके ऊष्मारोधी। अब देखिए यहां पर एक चीज आपको यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करनी है कि कुल्हड़ की चाय, कुल्हड़ के अंदर कोई चाय पीते हैं, आपने देखा होगा ना, जैसे हम चाय पीते हैं तो कुल्हड़ जो मिट्टी का बना हुआ होता है गिलास, उसके अंदर अगर एक तो आप उसमें चाय पियो, एक आप लोहे का जो गिलास आता है उसके अंदर चाय पियो, दोनों में मजा किसके अंदर आएगा, है ना। तो आपने देखा होगा कुल्हड़ की चाय पीने में अपना अलग ही स्वैग होता है, अलग ही मजा आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये कि उसमें हमारे देश की मिट्टी होती है, पहली बात तो ये, और साइंटिफिक रीजन आपको बताऊं तो कुल्हड़ की जो चाय होती है ना, वो क्या होती है? जल्दी ठंडी नहीं होती, क्योंकि जो कुल्हड़ के अंदर मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है, वो आपके जो ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है, और इस वजह से वो अधिक देर तक क्या होती है? आपके गर्म रहती है ना। एक एग्जांपल मैं आपको और दूं, मान लीजिए आपने क्या कर दिया, चाय का एक तो कप लिया, एक आपका चाय का कप लिया और उसको क्या कर दिया आपने, एक टेबल है, मान लीजिए एक टेबल है लोहे की, एक तो आपने क्या किया, एक में तो कुल्हड़ में चाय रखी उस टेबल के ऊपर, और एक आपने लोहे के बर्तन के अंदर चाय रखे उस टेबल के ऊपर रख दिया। तो आपसे पूछा जाता है प्रश्न, दोबारा से बता दो भाई, एक टेबल है लोहे की, उस लोहे की टेबल के ऊपर मैंने दो कप रखे हैं, एक कप है जिसके अंदर आपका जो मिट्टी का होता है उसका आपका गिलास है, मतलब जैसे कुल्हड़ बोलते हैं, उसके अंदर चाय भर के रख दी, एक मैंने लोहे का गिलास है उसके अंदर चाय भर के रख दी। तो पूछा गया है कि बताइए किस में आपकी जो चाय है जल्दी ठंडी होगी? तो सीधी सी बात आपको पता होगा कि लोहे वाला जो गिलास है ना, उसमें चाय जल्दी ठंडी होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि लोहे में आपके जो ठोस होते हैं उनके अंदर क्या होता है? कंडक्शन होता है, चालन होता है, और इस कारण जो चाय का जो गर्मी है, मतलब उष्णता है या हीट बोले हम, ऊष्मा बोले, वो क्या हो जाती है? आपके गिलास से होकर पूरी टेबल पर फैल जाती है। इस कारण से गाइस यहां पर जो होती है आपके कुल्हड़ की चाय अधिक देर तक गर्म रहेगी, लेकिन जो आपके गिलास चाय, आपका जो लोहे का गिलास है उसमें रखी हुई चाय क्या होगी? आपकी जल्दी क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए
यहां पर एक चीज और है, इसके बारे में बात करते हैं। यहां पर देखिए ये ऊष्मारोधी से रिलेटेड ही है। ऊष्मारोधी क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें ऊष्मा का चालन नहीं होता है। तो देखिए एक चीज होती है कृष्णिका, मैं आपको बता दूं कृष्णिका, इसको ब्लैक बॉडी बोलते हैं। कृष्णिका क्या होती है? एक ऐसा आपका पिंड, एक ऐसी वस्तु जो आने वाले प्रकाश की मैक्सिमम, ठीक है, एक आने वाले प्रकाश को मैक्सिमम अवशोषित कर लेती है, उसे हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी, ठीक है। यानी कि ऐसा पदार्थ जो सूर्य से प्राप्त होने वाले जो प्रकाश है उसको अधिकतम क्या करता है? अवशोषित कर लेती है, चूस लेती है, उसे हम बोलते हैं कृष्णिका। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ऐसे पदार्थ जो अधिक से अधिक जो सूर्य की प्रकाश किरणें होती हैं उनको अवशोषित करते हैं ना, उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। और ऐसे पदार्थ जो क्या करते हैं, जो आपके विद्युत आ रहा, वो आपके जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है उसको परावर्तित कर देते हैं, वो क्या होते हैं? कम गर्म होते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे बोले कि भाई धूप में 2 कुर्सियां रखी हुई हैं, धूप में 2 कुर्सी रखी है, एक कुर्सी है, दोनों लोहे की हैं। अब ये मान के चलिए कि भाई एक दोनों लोहे की हैं, है ना। एक के ऊपर हमने ब्लैक कलर कर रखा है और एक के ऊपर हमने व्हाइट कलर कर रखा है। तो बताइए दोनों में से कौन जल्दी गर्म होगी? तो ध्यान रखना है ब्लैक वाली जल्दी गर्म होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर जो ब्लैक वाली है वो प्रकाश से किरणों को ज्यादा अवशोषित करेगी और जो आपकी व्हाइट वाली है वो रिफ्लेक्ट कर देगी, परावर्तित कर देगी। तो इस वजह से आपकी जो ब्लैक वाली है जल्दी क्या होगी? आपके गर्म होगी। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आपने देखा होगा, मान लीजिए आपकी कोई भी बाइक है, बाइक को अगर आप धूप में रख देते हो ना, तो यहां पर देखा होगा आपने सीट बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, क्योंकि सीट ब्लैक कलर की होती है और वो प्रकाश को क्या करती है? अवशोषित करती है, ऊष्मा को करती है अवशोषित, इस वजह से। चलिए दूसरे प्रकार के ऊपर बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं संवहन यानी कि कन्वेंशन। और गाइस ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए संवहन होता है ना, आपके द्रव और गैसों के अंदर पाया जाता है। आपके लिक्विड होते हैं और गैस होते हैं, उनके अंदर आपके संवहन होता है, ऊष्मा का संवहन। अब देखिए यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखने हैं कि भैया यहां पर देखिए एग्जांपल है ना आपके सामने लिख दिए हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला वायुमंडल गर्म होना। वायुमंडल गर्म क्यों हो जाता है? तो आपने देखा होगा वायुमंडल जो गर्म होता है ना वो आपके संवहन के कारण होता है। आपको 2 प्रश्न आएंगे कि भाई सूर्य से जो प्रकाश है, ठीक है, सूर्य से जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं गाइस? उसे तो हम बोलते हैं विकिरण। लेकिन जो वायुमंडल गर्म हुआ वो किसकी वजह से हुआ? उसे हम बोलते हैं संवहन। संवहन का मतलब फैलना। भाई जो टेम्परेचर आपका जो ताप है वो आपका फैल गया संवहन के माध्यम से। दूसरा, आपका जो मोटर कार है, यानी कि आपकी जो कार आती है, मोटर कार है ना, उनके अंदर एक रेडिएटर लगा होता है। रेडिएटर क्या करता है? उसका जो इंजन है उसको क्या करता है? ठंडा करता है। और आजकल तो मैं आपको बता दूं जो फोन आ रहे हैं लेटेस्ट, उनमें लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी भी आ रही है। तो लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी क्या है कि जो फोन का आपका जो प्रोसेसर होता है वो आपका गर्म हो जाता है। अगर आप कोई हैवी वर्क करते हो, जैसे आप गेम खेलते हो, हैवी गेम्स खेलते हो, तो वहां पर क्या होता है, जो आपका फोन है आपका गर्म हो जाता है। आपने देखा होगा जो प्रोसेसर होता है वहां से क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो उसको ठंडा करने के लिए यहां पर लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है। तो यहां पर ये संवहन के एग्जांपल है, आपको ध्यान रखना है। आगे कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आपके संवहन पर आधारित होती हैं। तो संवहन के आधार पर ये आपके एग्जाम्पल है जो बड़े ही इंपॉर्टेंट है। एक और चीज बता दूं कि भाई जो संवहन होता है, मान लीजिए आपसे पूछे कि कोई परफ्यूम है, तो परफ्यूम है कोई आदमी लगा के आया है, तो परफ्यूम की महक चारों तरफ क्यों फैल जाती है? या हमने कोई अच्छी सी अगरबत्ती लगा रही है रूम के अंदर, तो उसकी महक, उसकी खुशबू है पूरे रूम में कैसे पहुंच जाती है? तो ध्यान रखना संवहन के कारण ही फैलती है, वो आपके कन्वेक्शन के कारण ही। क्योंकि जो भी आपके द्रव है, गैस है, वो आपके फैलते हैं ना, वो आपके संवहन यानी कि कन्वेंशन पे ही फैलते हैं। ये आपको ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है इनडायरेक्टली प्रश्न। चलिए इसके बाद बात करते हैं विकिरण यानी कि रेडिएशन की। तो देखिए विकिरण और रेडिएशन ये आपकी ऊष्मा संचरण की ऐसी विधि है जिसमें कोई माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है ना। जिनको कोई माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि ये बिना माध्यम के क्या कर जाती है, आपके एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। कैसे? मान लीजिए आपका सूर्य है, सूर्य हमसे लाखों किलोमीटर दूर है, तो वहां से पृथ्वी पर जो प्रकाश किरणें आती है, आपको पता होगा कि जो प्रकाश किरणें होती हैं वो आपके 8 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि आपका 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इस हिसाब से आती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये आपके इसी स्पीड से वहां से आती है। अब आपने देखा होगा कि भाई ये तो सूर्य है, मान लीजिए सूर्य है, ये आपकी पृथ्वी है, तो सूर्य से और पृथ्वी के बीच तो वायुमंडल होता ही नहीं है।
मतलब कोई माध्यम, कोई मीडियम तो होता ही नहीं है, फिर यहां पर ये कैसे ट्रेवल कर जाती है? तो देखिए प्रकाश जो है ना आपकी क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है ना, अनुप्रस्थ। और अनुप्रस्थ तरंग होने के कारण यहां पर क्या होती है, इन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि आपका जो प्रकाश होता है, अनुप्रस्थ तरंग बोले तो आपका विद्युत चुंबकीय बल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस प्रकार की होती है, और इन्हें माध्यम के संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपका जो विकिरण होता है ना, इसको, ये आपका विकिरण होता है ऐसे पदार्थों का संवहन करता है, ऐसे पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है जहां पर माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो प्रकाश है, प्रकाश आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछ ले, बहुत बार पूछा गया कि प्रकाश का जो प्रकाश होता है वो सूर्य से पृथ्वी तक कैसे आता है, तो ध्यान रखना विकिरण के माध्यम से, रेडिएशन के माध्यम से। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि यहां पर जो विकिरण होता है इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। चलिए बड़े ही जबरदस्त आपके लिए एग्जांपल मैंने लिखे हैं, 8 जबरदस्त एग्जांपल हैं जो आपके रेडिएशन पर पूछे जाते हैं। कैसे, देखिए सबके बारे में आपको बताता हूं। पहला आपसे पूछ ले कि सूर्य और तारों की जो ऊष्मा है पृथ्वी तक कैसे आती है, यानी कि हमको सूर्य दिखाई दे रहा है, सीधी सी बात है, अगर दिखाई दे रहा है ना तो उसका प्रकाश भी आएगा, और तारे भी दिखाई दे रहे हैं, तारों का प्रकाश भी कुछ आएगा। तो तारों की जो ऊष्मा है या सूर्य की जो ऊष्मा है पृथ्वी तक जो आती है ना, वो आपके रेडिएशन की मदद से आती है। और आपको पता भी होगा कि यहां पर जो आपका सूर्य है ना, ये आपके 500 क्या है आपका, यहां पर देखिए आपको बता दूं कि सूर्य जो है 1500 लाख किलोमीटर, यानी बोले तो 15 करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस पर है। तो इनको हम बोलेंगे तो 1500 इंटू 10 की पावर 8 इतनी डिस्टेंस पर है। और अगर इसकी स्पीड जो है, इसकी जो स्पीड जो है प्रकाश की 3 इंटू 10 की पावर 8 है, तो पृथ्वी पर आने में उसको जो टाइम लगेगा 10 की पावर 8, और इसको अगर हम शॉर्टिफाई करें तो लगभग 500 सेकेंड, यानी कि लगभग 500 सेकेंड लगते हैं सूर्य से कोई भी जो प्रकाश किरण आती है उसको पृथ्वी पर आने में। और अगर इसको हम 60 से भाग लगाते हैं मिनट में बदलने के लिए, तो 8 6 48, तो 8 मिनट और कुछ 20 सेकंड यहां पर लगते हैं। तो ये क्वेश्चन आपने जरूर देखा होगा कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं उनको पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड, या बोले तो आपके लगभग 500 सेकंड। ठीक है, चलिए अगले एग्जांपल की बात करते हैं कि भट्टी होती है, उससे ऊष्मा का मनुष्य तक पहुंचते हैं। देखिए भट्टी का मतलब है कि शादी पार्टी में आप देखा होगा भट्टी खोदते हैं, है ना, और उसके ऊपर आपको पता है आपके जो टेंट के सामान होते हैं, कढ़ाई वगैरह होती है, उसको लगाकर क्या करते हैं, वहां पर आपके तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि भट्टी होती है, उससे जो नीचे जो ऊष्मा है ऊपर कैसे आती है, तो आपको ध्यान रखना वो आपके रेडिएशन के माध्यम से ही आती है। अगला है कि गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहनने की सलाह दी जाती है, यानी कि व्हाइट टी शर्ट क्यों पहनने की सलाह दी जाती है गर्मियों के अंदर। तो ये गर्मियों के अंदर व्हाइट जो टी शर्ट है, व्हाइट कपड़े जो होते हैं, व्हाइट क्लोथ्स, वो इसलिए पहनने चाहिए क्योंकि गर्मियों में क्या होता है कि जो आपके सफेद कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन कर देते हैं, जबकि आपके जो ब्लैक कपड़े हैं वो क्या करते हैं, आपके अवशोषित कर देते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रकाश को। मैंने आपको बताया था कि भाई दो अलग अलग, मान लीजिए आपकी एक ब्लैक बाइक है, एक आपकी व्हाइट बाइक है, उनको खड़ा करोगे तो ब्लैक वाली जल्दी गर्म हो जाएगी, ब्लैक चेयर रख रखी है, एक व्हाइट चेयर रख रखी है, तो ब्लैक वाली जल्दी गर्म होगी। इसलिए अगर आप जो गर्मी है, गर्मियों में अगर आप सफेद कपड़े पहनते हो, व्हाइट कपड़े पहनते हो, तो जो प्रकाश है कुछ मात्रा उसकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। जबकि अगर आप ब्लैक कपड़े पहनते हो तो ब्लैक कपड़े अगर आप पहनोगे तो आपको गर्मी ज्यादा महसूस होगी, अगर आप यहाँ पर व्हाइट कपड़े पहनते हो तो आपको जो गर्मी है कम महसूस होगी, क्योंकि आपका जो टेम्परेचर है वो आपका बढ़ेगा नहीं, हीट है वो आपसे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं कि थर्मस का ऊष्मारोधी होना। आपने जरूर देखा होगा कि थर्मस जो होता है वो आपने देखा होगा भाई, थर्मस जो है उसमें चाय अधिक देर तक ठंडी क्यों रहती है, वो मतलब गर्म क्यों रहती है। आपने देखा होगा जो आपकी थर्मस होती है उसको मतलब स्पेशली ऐसे जगह इस्तेमाल किया जाता है जहां पर चाय बना के हमको मान लीजिए बहुत दूर ले जाना होता है, तो वहां पर क्या होता है कि चाय ठंडी हो जाती है, तो थर्मस का उपयोग किया जाता है कि चाय को उसके अंदर भर के और फिर ले जाते हैं, मतलब 1 घंटे 2 घंटे में भी वो ठंडी नहीं होती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो आपने देखा होगा थर्मस जो होता है ना, दिखने में तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन अंदर से ना उसके अंदर बहुत छोटा सा स्पेस होता है। चारों तरफ क्या होता है आपका ऊष्मारोधी पदार्थ, यानी वो प्लास्टिक का बना होता है ऊष्मारोधी का। तो वहां पर जो ऊष्मा उसके अंदर है, जो चाय के अंदर जो ऊष्मा है, चाय के अंदर जो हीट है ना, वो तो बाहर निकल ही नहीं रही। और जब हीट अगर बाहर निकलेगी नहीं, सीधी सी बात है, तो बताइए वो ठंडी कैसे होगी, है ना, क्योंकि वहां पर साम्यावस्था तो स्थापित होगी नहीं, क्योंकि आपकी जो ऊष्मा है वो उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर जाती है। ये भी आपको ध्यान है, विकिरण जो ऊर्जा है ना, विकिरण ऊर्जा वो आपके गर्म से ठंडे की ओर बहती है, गर्म से ठंडे की ओर जाती है, ये आपको ध्यान रखना है।
तो भाई वहां पर क्या होगी, चाय आपकी ठंडी होगी नहीं, क्योंकि वहां पर आपने देखा होगा थर्मस कितना मोटा होता है। अगर आपने बड़ा देखा होगा और बीच में आपने स्पेस देखा होगा तो बहुत कम होता है, चारों तरफ क्या होता है, ऊष्मारोधी पदार्थ की उसकी आपका सरफेस बना होता है। इस कारण से आपकी जो चाय होती है थर्मस में बहुत देर तक क्या होती है, गर्म रहती है। आगे बात करते हैं रेगिस्तान के। रेगिस्तान होते हैं वो जल्दी गर्म हो जाते हैं और जल्दी ठंडे हो जाते हैं, ऐसा क्यों? तो देखिए रेगिस्तान की जो विशेषता है वो आपको ध्यान रखनी है। रेगिस्तान होता है उसमें विकिरण के कारण, है ना, विकिरण के कारण, रेडिएशन के कारण क्या हो जाता है, वहां पर तुरंत ही वो ठंडे हो जाते हैं और तुरंत ही वो गर्म हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर क्या होता है कि जो आपके मरुस्थल है उसमें आपकी जो रेत पाई जाती है ना, रेत वो आपके क्या होती है, जैसे सो गाइस गांव में यही प्रॉब्लम है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बिना बताए चली जाती है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे कंटिन्यू करते हैं। यहां पर हमने ये रेगिस्तान वाले को हम देख रहे थे, तो रेगिस्तान में होता क्या है कि जो बालू रेत पाई जाती है ना वो जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। इस वजह से रेगिस्तान क्या होता है, जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आपने देखा होगा कि माउंट आबू वगैरह है, इन पे सबसे ज्यादा ठंडा स्थान भी है। मतलब यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत जो टेम्परेचर है बहुत माइनस में चला जाता है और गर्मियों में टेम्परेचर है बहुत ही यहाँ पर हाई चला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं कि अगर हम कोई जूता है, कोई आपके पास शूज है ना, जो दूसरे वाले आते हैं, ठीक है, जिन पर आप पॉलिश करा सकते हैं। एक तो आपके स्पोर्ट के आते हैं, है ना, एक आपके अलग टाइप के आते हैं, ठीक है, जो कि आपके फॉर्मल होते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि जो पॉलिश किए हुए जूते जो होते हैं, पॉलिश किए हुए जूते, अगर आप उनके ऊपर, एक तो नॉर्मली है जिनके ऊपर पॉलिश नहीं कर रखी, एक हमने उनके ऊपर पॉलिश करा रखी है, तो आपने ये जरूर देखा होगा कि जो जिनके ऊपर पॉलिश हमने कर रखी है उनमें क्या होता है, उनका तापमान मतलब वो गर्म कम होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पॉलिश करा लेते हैं ना तो चमक होती है, और चमक होने के कारण जब उनको धूप में रख देते हैं तो क्या होता है, जो आने वाली प्रकाश किरणें होती हैं वापस से क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, इसलिए वो गर्म नहीं होते हैं जल्दी से। आगे बात करते हैं रात्रि में। ये जो प्रश्न है ना गाइस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये स्वच्छ रात, ये ना, अब देखिए मैंने हिंट के रूप में लिख रखे हैं, अब बताते हैं देखो क्या प्रश्न है। प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि देखिए रात जो होती है, एक तो आपकी ऐसी रात है जिसमें आपके आकाश के अंदर कोई बादल नहीं है, और एक ऐसी रात है जिसमें आपके आकाश के अंदर बादल है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि भाई स्वच्छ रात की तुलना में एक बादल वाली रात, यानी कि एक तो ऐसी रात है, ऐसी रात्रि हो रही है, नाइट, ऐसी नाइट है ना जिसके अंदर आकाश में बादल हो, और एक ऐसी नाइट है जिसके अंदर बादल नहीं हो, एकदम क्लीन हो। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जब एक स्वच्छ रात होती है और एक आपका ऐसी रात होती है जिसके अंदर बादल हो, मेघाच्छिद इसको बोलते हैं, जिसके अंदर आपके बादल हो, तो जो जिस रात के अंदर, जिस नाइट के अंदर बादल होते हैं उसके अंदर रात का टेम्परेचर होता है थोड़ा सा बढ़ा हुआ महसूस होता है, जबकि जो स्वच्छ रात्रि होती है जिनके अंदर मतलब नाइट के अंदर कोई बादल नहीं होते आकाश में, तो वहां पर क्या होता है कि वो दिन थोड़ा ठंडा महसूस होता है। ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसा क्यों वापस से बता दूं भाई। प्रश्न ये कह रहा है कि एक तो आपकी ऐसी रात है जिसके अंदर बादल, आकाश में कोई बादल नहीं है, और एक ऐसी रात है जिसके अंदर आकाश में बादल है। तो आकाश में बादल होते हैं ना, उस वाली रात तो आपका जो नाइट का टेम्परेचर है वो थोड़ा ज्यादा होता है, और जिस रात में आपके बादल में, आकाश में बादल नहीं है, उसमें क्या है, आपका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम महसूस होता है, ठंडी होती है। ऐसा क्यों? तो देखिए मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, ठीक है, किधर बताते हैं आपको, थोड़ी सी जगह इधर। ओके, तो देखिए यहां पर मैं आपको बताता हूं कि भैया ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्यों होता। देखिए मान लीजिए ये आपकी धरती की सतह है, ये आपकी धरती की सतह है, ठीक है। अब ये आपका सूर्य है भाई साहब, ये आपके सूर्य देव हैं, भाई साहब तो नहीं कह सकते, इनको सूर्य देवता कहेंगे। तो ये आपके सूर्य देवता है। तो यहां से क्या हो रहा है कि मान लीजिए ये सूर्य से कोई प्रकाश किरण यहां पर आ रही है धरती के ऊपर, धरती के सतह पर ये हमारे यहां पर आ रही है। तो यहां पर क्या होंगे, देखिए इस प्रकार से क्या होंगे, बादल होंगे। अगर नाइट है तो यहां पर क्या होंगे, इस प्रकार से क्या होंगे, यहां पर क्लाउड्स होंगे, बादल होंगे। तो यहां से जो प्रकाश किरणें जाएंगी ना वापिस से सूर्य की तरफ, जो प्रकाश किरणें रिफ्लेक्ट होंगी वो रिफ्लेक्ट होंगी नहीं, क्योंकि बादलों से टकरा कर वापिस ही नीचे की ओर आ जाएंगे। इस कारण से जिस रात के अंदर, जिस नाइट के अंदर क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं, वह वाली रात क्या होती है, थोड़ी आपके होती है, गर्म होती है। क्योंकि जो आने वाली रेडिएशन है, सूर्य से आने वाली जो रेडिएशन है वो क्या होती है, वो आपके वापस जो रिफ्लेक्ट करती है धरती की सतह, तो वे आपके वापस नहीं पहुंच जाती है। इन बादलों के कारण क्या होती है, जो बादल होते हैं वापस से उस गर्मी को यहां पर ले जाते हैं। इसलिए जिस रात आपके बादल होते हैं आपके आकाश के अंदर, वो वाली रात क्या होती है, थोड़ी क्या होती है, गर्म होती है, और जिसके अंदर बादल नहीं होते वो क्या होती है, थोड़ी ठंडी होती है।
ओके गाइस, तो ये आपकी थी जो ऊष्मा संचरण की 3 विधियां, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। मैंने आपको बहुत चीज यहां पर बता दी है, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप इनको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए गाइस, अब बात करते हैं आगे गुप्त ऊष्मा के बारे में, विशिष्ट ऊष्मा के बारे में और वाष्पीकरण के बारे में। तो देखिए, गुप्त ऊष्मा होती क्या है, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट, और आपने कहीं ना कहीं इसके बारे में जरूर सुना होगा। तो देखिए, गुप्त ऊष्मा होती क्या है, ऊष्मा की वह मात्रा जिसके द्वारा किसी भी पदार्थ के ताप को स्थिर रखकर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। मान लीजिए ठोस है, ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में बदला जा सकता है, तो उसे हम बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। यानी कि एक पदार्थ है, उसके तापमान को स्थिर रखते हुए एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, एक स्टेट है उसे दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो ऊर्जा की, जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे हम बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। और आपको ध्यान रखना है कि इसका जो मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम या जूल प्रति ग्राम होता है। अगर हम बात करें 0 डिग्री सेल्सियस पर, अगर बर्फ है, बर्फ को हम पानी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, है ना, उसका तापमान हम देखिए, आपको पता होगा कि भाई पानी का जो आपका बर्फ है, बर्फ का गलनांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो मतलब दोनों एक स्थिति होती है। अब हमको इस जो 0 डिग्री है, बर्फ को पानी के अंदर कन्वर्ट करना, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं करना, तो फिर हमें करना पड़ेगा, हमें इसको 80 कैलोरी ऊर्जा देनी पड़ेगी, मतलब 80 कैलोरी प्रति ग्राम हमको ऊर्जा देनी पड़ेगी, और इस प्रकार की ऊर्जा को बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, है ना। यानी कि वह ऊष्मा जो एक कोई भी आप पदार्थ है उसके तापमान को स्थिर रखते हुए उसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम बर्फ को पानी के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें 80 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और अगर हम आपका जो पानी है उसको वाष्प में बदलना चाहते हैं, पानी को वाष्प में, तो हमें 540 आपकी कैलोरी ऊर्जा की क्या होगी, ऊष्मा की हमको आवश्यकता होगी। ये आपको ध्यान रखने हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो यहां पर पूछा जाता है कि भाई भाप से जलने में, देखिए 2 चीजें, हमारे जो पानी है उसको आपने देखिए नॉर्मली क्या करते हैं, गांव में नहाने के लिए पानी गर्म करते हैं, शहरों में भी करते होंगे, लेकिन शहरों में क्या होता है आजकल गीजर होते हैं या बहुत सारे आपके रोड होती है, उसे गर्म कर लेते हैं। लेकिन गांव में क्या किया जाता है कि आज भी जो पानी है उसको गर्म किया जाता है किसी भी उपकरण लेकर। तो आपने देखा होगा जो अगर पानी उबल रहा है किसी के अंदर, है ना, तो पानी अगर भगोने में या किसी में भी आपके उबल रहा है, तो अगर उस पानी में आप उंगली डाल के चेक करोगे ना, तो आपको इतना मतलब जलन महसूस नहीं होगी। किसकी तुलना में, जो उससे भाप जो बन रही है ना, उसे जो भाप बन के ऊपर उड़ रहा है पानी, अगर उसको आप चेक करोगे तो उससे आपको अधिक जलन महसूस होगी, उससे अधिक कष्ट होगा, उससे अधिक दर्द होगा। लेकिन अगर उस पानी के अंदर आपने उंगली डाल के चेक करोगे तो आपको उतनी वो आपके महसूस नहीं होगी। तो ध्यान रखना है कि भाई भाप से अधिक जलन महसूस क्यों होती है। अगर कोई पानी गर्म हो रहा है ना, तो उस गर्म पानी की तुलना में भाप से अधिक जलन महसूस क्यों होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि उसके अंदर जब आपके भाप बन रहा है ना, तो देखिए वहां पर हो क्या रहा है, भाई पानी है, वो पानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब आपके पानी से वो वाष्प में बदल रहा है, यानी कि अवस्था परिवर्तन हो रहा है। और आपको बताया था कि भाई अवस्था परिवर्तन होता है तो उसके पास क्या होती है, गुप्त ऊष्मा, यानी कि एक्स्ट्रा उसके पास 80 कैलोरी ऊर्जा है, ठीक है, वो मतलब 540 कैलोरी क्या है, ऊष्मा है। इस कारण से हमको क्या लगता है, वो आपका अधिक गर्म महसूस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं विशिष्ट ऊष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट। इसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि भाई कोई भी आपका, अगर आपके पास कोई भी पदार्थ है उसका तापमान 1 डिग्री आप बढ़ाना चाहते हो, पहले जितना तापमान है वो है, अगर उसका 1 डिग्री तापमान आप बढ़ाना चाहते हो तो जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसे हम बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट। सिंपल सा है भाई, जितना भी टेम्परेचर है 20 डिग्री है उसको हम 21 करना चाहते हैं, 25 से उसको 26 करना चाहते हैं, मतलब जितना भी तापमान दे रखा है उसको 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे हम बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट। अब बात करते हैं वाष्पीकरण, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके वर्ष 2018 में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे आपको बताते हैं। ठीक है, वाष्पीकरण के बारे में मतलब घुमा फिरा कर आपको प्रश्न पूछे गए थे। देखिए वाष्पीकरण क्या होता है भाई, वाष्प बनकर आपके उड़ना, ठीक है, पानी का वाष्प बनकर उड़ना। तो वाष्पीकरण की जो डेफिनेशन हो जाएगी वो हो जाएगी, तो भाई आपका जो पानी होता है, पानी का एक निश्चित क्या होता है, क्वथनांक होता है। क्वथनांक क्या होता है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई आपका द्रव अवस्था कोई पदार्थ होता है द्रव अवस्था से गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। तो पानी का अपने क्वथनांक से नीचे तापमान पर वाष्प बनकर उड़ना कहलाता है वाष्पीकरण। नॉर्मली भाषा में कहेंगे तो द्रव का वाष्प बनकर उड़ना वाष्पीकरण कहलाता है। अब देखिए
आपको एक ध्यान रखना है कि पहली बात तो ये कि जो वाष्पीकरण है एक प्रकार की सतही पर घटना है, मतलब सतह पर होने वाली इंसिडेंट है। मतलब सतह पर होगी, सीधी सी बात है। जैसे आपने पानी भर रखा है तो उसको सतह चाहिए नहीं चाहिए, सरफेस पर होने वाली घटना है। तो यहां पर ये प्रश्न 2018 में पूछा गया था, बताइए वाष्पीकरण किस प्रकार की घटना है। तो वहां पर ऑप्शन में था ये एक प्रकार की सतही पर घटना होती है, मतलब सरफेस पर, सतह पर होने वाली इंसिडेंट होती है। दूसरी बात करते हैं, यहां पर देखिए ये जो क्वेश्चन होते हैं रेफ्रिजरेटर और मटका, यहां पर क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि बताइए रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्यान रखना, रेफ्रिजरेटर वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात हो रही है रेफ्रिजरेटर की, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि भाई रेफ्रिजरेटर होता है, इसमें आपके कॉपर का एक पात्र होता है, उसके अंदर आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि प्रेषितक, प्रेषितक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो कूलेंट पदार्थ बोलते हैं उनको प्रेषितक को, ऐसे पदार्थ जो ठंडा, जो आपके जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उनसे क्या करते हैं, गैस निकलती है, और वो गैस कौन सी होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये आपको पता होगा, पहले पढ़ रखा होगा आपने CFC। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है, ये आपका प्रेषितक होता है। प्रेषितक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो तापमान को कम करते हैं, ठंडा करते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रेषितक। तो रेफ्रिजरेटर में प्रेषितक के रूप में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करते हैं, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है अपनी ओजोन गैस के लिए क्या है, बहुत ही नुकसानदायक है। इसलिए वर्तमान में इनका यूजेस बहुत कम कर दिया गया है, और बहुत सारी गवर्नमेंट ने इनको बैन भी कर दिया है। ठीक है, तो यहां पर पूछ जाता है कि रेफ्रिजरेटर है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ध्यान रखना वाष्पीकरण के सिद्धांत के ऊपर। आगे बात करते हैं, यहां पर देखिए ये प्रश्न पूछ जाता है मटका, कि भाई गर्मियों में जो है मटके में अगर पानी भरकर रख देते हो तो वो ठंडा क्यों हो जाता है। तो ध्यान रखना, अगर हम गर्मियों में मटके के अंदर पानी भर के रख देते हैं ना, तो आपके रिस का मतलब उसमें क्या होता है कि वाष्पीकरण के माध्यम से पानी, आपको पता होगा, बाहर की सतह पर आ जाता है, और रिस कर जो पानी है वो बाहर निकल जाता है, और वाष्पीकरण की प्रोसेस के माध्यम से क्या हो जाता है, आपका जो पानी है वो आपका ठंडा हो जाता है। ठीक है, चलिए यहां पर कुछ फैक्टर हैं, और यहां से भी आपका प्रश्न आया हुआ है रेलवे ग्रुप डी में कि बताइए वाष्पीकरण किस पर निर्भर करता है। आपको ऑप्शंस दिए गए थे, यहां पर बताना था। देखिए, तो आपका जो वाष्पीकरण है आपका जो है ये आपके 4 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। पहला, सतही क्षेत्रफल, मतलब उसके सरफेस एरिया। और सीधी सी बात है भाई, एक तो मान लीजिए मैं पानी, आपको जो पानी है उसको गिलास में रखकर गर्म करूं, एक मान लीजिए कोई मेरे पास चौड़ा सा, आपका कोई भी बड़ा सा, आपके मेरे पास क्या है, एक बड़ा भगोना है, उसमें मैं उस पानी को भर के गर्म करूं, तो बताइए भाप बन के जल्दी कौन सा उड़ेगा। सीधी सी बात है ना, इसका आकार ज्यादा होगा उस पर, क्योंकि पानी ज्यादा फैलेगा और वहां से ज्यादा गर्म होगा, सीधी सी बात है पानी जल्दी भाप बन के उड़ेगा। इसका मतलब यह है कि भाई सतही क्षेत्रफल, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा वहां पर जो आपका वाष्पीकरण है, एवापोरेशन है, ये आपकी ज्यादा होगी। आपको ध्यान रखना है, जो आपका वाष्पीकरण है वो ज्यादा होगा जितना आपका सतही क्षेत्रफल ज्यादा होगा। अगर सतही क्षेत्रफल कम है तो क्या होगा, वाष्पीकरण उतना ही स्लो होगा। आगे बात करते हैं तापमान। तो सीधी सी बात है, तापमान से तो आपका वाष्पीकरण होता है, तो तापमान जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी, और अगर तापमान कम होगा तो क्या होगा, वाष्पीकरण दर घटेगी। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह नदियां होती हैं, गर्मियों में क्या होता है, पानी भाप बनकर उड़ जाता है ना, तो वाटर लेवल बहुत कम हो जाता है। लेकिन सर्दियों में वाटर लेवल कम, मतलब कम नहीं होता है नॉर्मली, लेकिन जो गर्मियां होती हैं उनमें वाटर लेवल बहुत आपके क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये आपके होता है, तापमान अगर बढ़ाओगे तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी, बढ़ेगी, और अगर तापमान घटाओगे तो वाष्पीकरण दर क्या होगी, घटेगी। आगे बात करते हैं आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी। देखिए ह्यूमिडिटी होती क्या है, ह्यूमिडिटी का मतलब है कि वातावरण में एक प्रकार से आप बोल सकते हो जैसे कोहरा होता है, या पानी की मात्रा बोल सकते हो भाई, जो वातावरण से पानी की मात्रा है ना, जो ओस होती है, या एक प्रकार से जो आप बोल सकते हो ह्यूमिडिटी जो होती है ना, आर्द्रता, ये क्या होती है कि वातावरण में कितना पानी मौजूद है। अब सीधी सी बात है कि अगर वातावरण में कोई पानी मौजूद नहीं है तो सीधी सी बात है यहाँ पर जो वाष्पीकरण है वो जल्दी होगा, लेकिन अगर ह्यूमिडिटी मौजूद है ना तो यहाँ पर क्या होगा, जो वाष्पीकरण है वो क्या होगा, आपका थोड़ा लेट होगा। तो ध्यान रखना है कि ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है, वो क्या है, आपकी वाष्पीकरण की दुश्मन है, वाष्पीकरण का उल्टा इफेक्ट पड़ता है। तो ध्यान रखना है कि आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तब जाके आपकी वाष्पीकरण की दर है, वाष्पीकरण की रेट है, ज्यादा होगी। आगे बात करते हैं वायु की गति। और आपको ध्यान होगा कि भाई गांव में जो कपड़े सुखाते हैं, जैसे बाहर तार के ऊपर, तो आपने देखा होगा शहरों में सुखाते हैं, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन गांव में क्या होता है, मैं गांव में रहता हूं तो मैं गांव की भाषा ज्यादा बोलता हूं, गांव है ना, तो गांव में क्या होता है, इस तरह खुला जगह होती है तो कहीं भी कपड़े सुखा दिए जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि वहां पर अगर हवा तेज चल रही है ना तो कपड़े क्या होते हैं, उतने ही जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि आपका जो पानी होता है कपड़ों के अंदर वो भाप बनकर ज्यादा इजीली उड़ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई वायु की जो गति है ना, अगर आपकी जो हवा है तेज चल रही है तो वाष्पीकरण भी जल्दी होगा, और अगर पानी वो मतलब आपका वायु की जो आपकी स्पीड है वो कम है तो क्या होगा, वाष्पीकरण भी उतना ही स्लो होगा। आगे हम बात करते हैं, ठीक है, देखिए पेन गिर गया, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन टपकेगा। ठीक है,
पेन गिरेगा इसका मतलब क्वेश्चन टपकेगा, मतलब क्वेश्चन आएगा। आगे बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के ऊपर, यहां से अपने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बड़े जबरदस्त हैं और आपको ध्यान रखना। देखिए पहला प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, भाई एसीटोन है या पेट्रोल है, अगर आप उसको हथेली पर रखते हो तो आपको ठंडक महसूस क्यों होती है? पेट्रोल देखना, पेट्रोल निकालना बाइक से थोड़ा सा, उसको अपने हाथ पर रखना, आपको हाथ ठंडा महसूस होता है। चलिए बाइक से पेट्रोल मत निकालेगा, आपका कोई भी परफ्यूम आता है ना, परफ्यूम में लगभग 95% एल्कोहल ही आती है, शराब आती है। तो अगर आप उसको भी हाथ पे ऐसे लगाओगे, है ना, सैनिटाइजर तो हो गई आपके पास, उसको हाथ पे लगाना, आपके हाथ हैं बहुत ही ठंडे हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर देखिए पेट्रोल है, एसीटोन जो है एल्कोहल है, उसको शामिल कर सकते हैं। जब इनको हवा में खुला छोड़ जाता है ना तो ये भाप बनकर उड़ते हैं। इस वजह से क्या होता है, भाप बन के उड़ते हैं तो आपके शरीर का हथेली का तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस वजह से क्या हो जाता है, आपको हथेली है, हाथ वो ठंडा महसूस होता है। आगे बात करते हैं गर्मियों में छतों पर पानी का छिड़काव। आपने किया होगा, अगर आप गांव में रहते हैं, है ना, तो आपने देखा होगी जो गरियाले होते हैं, है ना, जगह होती है मकान के आगे, वहां पर क्या कर देते हैं, पानी बहुत ज्यादा हम क्या करते हैं, छिड़काव कर देते हैं, ताकि जो गर्मियों में जो गर्म गर्म हवा आती है वो ठंडी होकर आए। और जो छत है, छत पर भी पानी का छिड़काव कर देते हैं ताकि जो गर्मी है वो कम से कम हमको लगे। ठीक है, आपकी जो छत है वो ठंडी रहे और वो भाप बनकर जब पानी उड़े तो छत क्या रहे, गर्म रहे। इसके लिए क्या करते हैं, गर्मियों में छतों पर पानी का छिड़काव कर देते हैं। आगे बात करते हैं गर्मियों में सूती कपड़े पहनने की सलाह क्यों दी जाती है। तो देखिए सूती कपड़े जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, आपके जो पसीना जो होता है, हमारे शरीर के जो पसीने आते हैं ना, उसको अधिक अवशोषित कर लेते हैं, मतलब अधिक मात्रा में चूस ले लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। इस वजह से आपको क्या होती है, ठंडक महसूस होती है जब आप पानी के संपर्क में जाते हो। इस वजह से सलाह दी जाती है भाई गर्मियों में सूती कपड़े पहनने चाहिए। आगे बात करते हैं कि ठंडे पानी की बोतल के बाहर आपने बूंद जरूर देखी होंगी। देखिए गर्मियों में अगर आप ठंडे पानी की बोतल लेके आते हो, ट्रेन में बेचने वाले आते हैं या कहीं से भी अगर आप यहाँ पर ठंडे पानी की बोतल लेके आते हो, कोल्ड ड्रिंक्स लेके आते हो, तो आपने यह जरूर नोट किया होगा कि भाई बाहर की ओर कुछ बूंदे आ जाती हैं। या गिलास, मान लीजिए आप कांच के गिलास के अंदर, या मान लीजिए कोई सब गिलास ले लीजिए, जिसके अंदर आपने डाल लिया ठंडा पानी, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, तो आपने देखा होगा कि बाहर की तरफ कुछ बूंदे आ जाती हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो गाइस ये आपके होता है किसके कारण, वाष्पीकरण के कारण। देखिए होता क्या है कि जो आपके पानी की बूंद होती है ना, ये आपके उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर गति करती है। तो होता क्या है कि जो आपका ठंडा होता है, ठंडा पानी होता है, ठंडा कोल्ड ड्रिंक होता है, उसका तापमान ऑलरेडी कम होता है। तो क्या होता है, आपके वातावरण में उपस्थित जो आपका आर्द्रता है, वातावरण में उपस्थित जो ह्यूमिडिटी है, वो क्या करते हैं, गिलास के कण होते हैं उनसे आकर चिपक जाती है। इस कारण से जो आपके ठंडे पानी की जो बोतल होती है या ठंडे पानी में गिलास करते हैं, उसके बाहरी और आपने देखे होंगे वहां पर क्या हो जाती है, आपके पानी की बूंदें आ जाती है। ठीक है, चलिए इसके अलावा बात करते हैं गर्मियों में पंखे चलाने पर हमें एक प्रकार से रिलैक्स क्यों महसूस होता है। ये एनटीपीसी 2015 में प्रश्न पूछा गया था। अगर गर्मियों में आपके पसीने आ रहे हैं और जब आप कूलर पंखा चलाते हो तो हमको आनंद की अनुभूति क्यों होती है। अब आप सुने सर ये कौन सा प्रश्न आ गया, देखिए तो ऐसे प्रश्न आते हैं। तो देखिए इसका आंसर है भाई आपका वाष्पीकरण। देखिए जब क्या करते हैं, जब आपके शरीर में पसीने आ रहे हैं और आपने पंखा चला दिया, तो होता क्या है कि जो पंखा है वो आपके शरीर से जब आपके संपर्क में आता है, हवा आती है, तो होता क्या है कि जो पानी पसीने जो आ रहे हैं वो भाप बनकर, वाष्प बनकर उड़ जाते हैं। मतलब उनका क्या हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है और इसी वजह से आपका शरीर है ठंडक महसूस होती है। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप नोट डाउन कीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट थे और अपने एग्जाम में आते हैं, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम एक दो टॉपिक और बचे हुए हैं उनको यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, फिर अपना हीट एंड टेम्परेचर टॉपिक है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट में कुछ बचे हुए टॉपिक जो आपके हीट एंड टेम्परेचर हैं, उसको हम कर लेते हैं, फिर अपना चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाएगा। देखिए पहले बात करते हैं ऊष्मा इंजन होता क्या है। तो देखिए ऊष्मा जो ऊर्जा होती है या ऊष्मा जो होती है उसको अगर यांत्रिक कार्य के रूप में बदला जाता है ना, मतलब ऊर्जा को कार्य के रूप में बदलना, ऊर्जा को नहीं, ऊष्मा को कार्य के रूप में बदलना, वह कहलाता है ऊष्मा इंजन। यानी कि ऐसा इंजन जो आपके ऊष्मा को कार्य में यानी कि यांत्रिक कार्य में बदल देता है, उस इंजन को बोलते हैं ऊष्मा इंजन। अब देखिए यहां पर हुआ क्या था, यहां पर देखिए बहुत सारे नियम दिए गए थे ऊष्मा गतिकी के। ऊष्मा गतिकी क्या होता है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर ऊष्मा का अध्ययन किया जाता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो यहां पर क्या होता, देखिए यहां पर नियम था कि आपके ये नियम दिए गए थे 4। देखिए पहला नियम था शून्यवा नियम। शून्यवा नियम ये कहता है कि अगर आपके देखिए 3 प्रक्रम है ए बी सी, 3 अलग अलग क्या है आपके, 3 अलग अलग क्या है आपके निकाय है। निकाय का मतलब सिस्टम है, या 3 अलग अलग वस्तुएं आप मान लीजिए
ए और बी का तापमान आपस में समान है, मतलब ए का तापमान बी के बराबर है, और दूसरा क्या है कि बी का तापमान सी के बराबर है। तो यहां पर ये ऐसे कहते हैं कि ए का तापमान सी के बराबर होगा। यानी कि अगर मैं दूसरी भाषा में बोलूं तो यहां पर ऐसे बोलूंगा, अगर ए और बी आपस में ऊष्मीय साम्य अवस्था में है, मतलब ए और बी का जो तापमान समान है तथा बी और सी ऊष्मीय साम्य में है, मतलब बी और सी का तापमान समान है, तो इस नियम के अनुसार ए और सी भी ऊष्मीय साम्य अवस्था में होंगे। यानी कि सीधा सा मतलब यह है कि भी अगर ए और बी इनका तापमान बराबर है, अलग अलग, बी और सी इसका तापमान अगर अलग अलग बराबर है, तो ए और सी का भी तापमान क्या होगा, बराबर होगा। यह आपका तापमान से संबंधित कहलाता है शून्यवाद नियम। दूसरी बात करते हैं ऊष्मागतिकी का सेकंड नियम है, वो ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। ऊर्जा आपका ऊष्मा संरक्षण को, ठीक है, ऊष्मा है, ऊर्जा नहीं है, ऊष्मा, ये ध्यान रखना, ऊष्मा, ठीक है। तो देखिए वही आपका ऊर्जा संरक्षण की बात करें, जैसे ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, ऐसा स्टेटमेंट है ना, वही आपका है ऊष्मा संरक्षण। कोई ऊष्मा को न तो आप उत्पन्न कर सकते हो न ही आप नष्ट कर सकते हो, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हो। तो देखो ऊष्मा संरक्षण का नियम है ना, वो कहलाता है कि अगर आपने किसी निकाय को Q ऊष्मा दी, आपने किसी आपका निकाय है, कोई सिस्टम है, उसको अगर आपने Q हीट दी कार्य करने के लिए, तो उसने क्या किया, अगर डेल्टा यू ऊर्जा, डेल्टा यू जो ऊष्मा है उसको अपनी आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में लगा दिया, और यू अगर वो आपने डब्ल्यू अगर उसने कार्य किया, तो यहां पर क्या होगा कि जो Q है ना वो आपके बराबर होगा डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। यानी कि यहां पर ये बोला गया है कि भाई ऊष्मा की किसी प्रकार से कोई हानि नहीं होती है, ठीक है। यानी कि जितनी ऊष्मा हमने दी है उसमें से जितनी ऊष्मा का उपयोग उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में किया है, प्लस जितना कार्य किया है उसके बराबर होती है, इसे बोलते हैं ऊष्मा का संरक्षण। यानी कि जब निश्चित मान की ऊर्जा किसी निकाय को दी जाती है ना, तो क्या होता है, वहां पर ऊष्मा का लॉस बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर उसने डेल्टा यू ऊष्मा अपनी आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में इस्तेमाल की है और अगर डब्ल्यू कार्य किया है, तो जो टोटल जो ऊष्मा थी वह आपके बराबर हो जाएगी डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू के। ये आपके ऊष्मा संरक्षण से संबंधित है, ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न जो है वो अगला नियम है वो आपका है द्वितीय नियम। द्वितीय नियम के दो स्टेटमेंट है आपके। देखिए पहला स्टेटमेंट ये है कि कोई भी जो इंजन है उसकी दक्षता 100% नहीं हो सकती। मान लीजिए आप ऐसी कोई सी मशीन नहीं बना सकते, मान लीजिए बाइक है, बहुत सारी बाइक चल रही हैं, तो आपने देखा होगा कि ऐसी कोई सी बाइक नहीं है जो 100% जो आपका पेट्रोल है उसको 100% आपके एवरेज देने में आपको दे दे। या आपने देखा होगा जैसे पावर बैंक आते हैं ना, हम जो फोन को चार्ज करने में इस्तेमाल करते हैं, तो जो पावर बैंक है अगर आप 10,000 mAh का पावर बैंक लेके आओगे तो ध्यान रखना उसकी जो आउटपुट है 10,000 कभी भी नहीं होती है, उसकी आउटपुट आप देख लेना 6,000 की समथिंग होती है। आप देख लेना किसी भी कंपनी का पावर बैंक ले लीजिएगा, अच्छी से अच्छी कंपनी का, उसके अंदर 6,000 से 7,000 की होती है आउटपुट होता है। तो इसका मतलब यह है कोई भी इंजन ऐसा संभव नहीं है जिसकी दक्षता क्या हो 100% हो, यह आपको ध्यान रखना है, जिसको बोलते हैं आदर्श इंजन यानी कि आइडल इंजन। तो यहीं से ये आपका निकल के है ऊष्मा इंजन। तो यहां पर ध्यान रखना है कि अगर कोई भी इंजन है उसकी दक्षता निकालनी है, इसको हम प्रदर्शित करते हैं नीटा से। हालांकि ग्रुप डी में आज तक ऐसा कोई प्रश्न नहीं आया है, लेकिन एनटीपीसी में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए यहां पर जो ऊष्मा इंजन होता है ना, इसकी दक्षता निकालने का सूत्र यह है, देखिए कैसे, अगर आपका कोई ऊष्मा इंजन है वो आपके T1 टेम्परेचर पर काम करता है, T1 टेम्परेचर और Q1 ऊष्मा अगर उसको हमने दी जाती है तथा वह T2 तापमान व Q2 ऊष्मा हमको देता है। मान लीजिए कोई आपका इंजन है, उसको हमने T1 टेम्परेचर दिया, मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस दिया है ना, और उसको हमने Q1 ऊष्मा दे दी, कोई भी आपको हीट दे दी। अगर उसने हमको T2 टेम्परेचर दिया और उसने हमको Q2 ऊष्मा दे दी कन्वर्ट करके, तो ये रिलेशन होता है। अगर उसको आपको दक्षता निकालनी है ना, उसकी अगर एफिशिएंसी निकालनी है, तो नेटा बराबर दो फॉर्मूले होते हैं, या तो आपके पास टेम्परेचर होनी चाहिए दोनों T2 और T1, या आपके पास होनी चाहिए दोनों की ऊष्मा। तो फॉर्मूला क्या होता है, नीटा बराबर 1 माइनस T2 बटे T1 इंटू 100, या आपके 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इंटू 100। ये जो फॉर्मूला आते हैं ना, वो यहां से निकल के आते हैं। मैं आपको बताऊं, देखिए जो फॉर्मूला होता है नीटा बराबर होता है आपका होता है T1 माइनस T2 अपॉन T1 और इंटू 100, ये होता है ऐसे।
अब देखिए हमने क्या कर दिया भाई, इस T1 का भाग इसमें लगाया तो क्या आ जाएगा 1 और बीच में आ जाएगा माइनस और यहाँ आ जाएगा T2 बटे T1 इंटू 100। ठीक है, ऐसे ही आपके निकल के आता है। इसी प्रकार से इसका फॉर्मूला भी ऐसे आता है। हालांकि इसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, फिर भी अगर प्रश्न पूछ जाए तो आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है। अगर कोई प्रश्न आया हुआ होगा तो मैं आपको उसमें करा दूंगा। अब तक मैंने 119 शिफ्ट कराई, उसमें कोई प्रश्न आया नहीं है। आगे बात करते हैं आपका ये नियम, इनकी नियम की बात कर लेते हैं, फिर हम जो आपका ग्रीन हाउस प्रभाव है उसको हम देख लेते हैं। देखिए जो आपका द्वितीय नियम है उसका दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि ऊष्मा अपने आप ही निम्न तापमान से उच्च तापमान की ओर क्या होती है, अग्रसर नहीं होती है। ये आपका जो ऊष्मागतिकी का सेकंड नियम है वो कहता है, पहला दो स्टेटमेंट दिए गए थे। पहला तो ये कि कोई भी इंजन होता है उसकी दक्षता 100% नहीं होती है, और दूसरा कोई भी हीट है, कोई भी ऊष्मा है अपने आप लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर मूव नहीं होती है। उसको मूव कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। यह आपके कहलाता है ऊष्मागतिकी का सेकंड नियम। बात करते हैं ऊष्मागतिकी का थर्ड नियम की, वो आपके एंट्रोपी से संबंधित है। एंट्रोपी क्या होती है, किसी भी निकाय में अव्यवस्था का माप, यानी कि जो सिस्टमेटिक जो होता है उसे बोलते हैं व्यवस्था। तो यहाँ पर जो आपका इरेगुलरिटी होती है, मतलब अव्यवस्था हो जाती है, उसे हम बोलते हैं आपका एंट्रोपी। किसी कोई भी सिस्टम है उसमें अव्यवस्था हो जाती है, उसी के माप को हम बोलते हैं आपका एंट्रोपी। तो थर्ड नियम है आपके एंट्रो संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है भाई कौन सा नियम किस संबंधित है। तो शून्यवा नियम होता है वो तापीय साम्य संबंधित है। प्रथम नियम ऊष्मा संरक्षण संबंधित है। द्वितीय नियम दो स्टेटमेंट है। पहला ही कहता है कि आपकी कोई भी इंजन है, कोई भी कार्नो इंजन है, उसकी दक्षता 100% नहीं हो सकती। दूसरा बोलता है कि ऊष्मा अपने आप ही निम्न तापमान से उच्च तापमान की ओर स्थानांतरित नहीं होती है। और चौथा आपका जो तीसरा कथन है वो आपका कहता है कि एंट्रोपी है वो आपके एंट्रोपी से क्या है, संबंधित है। अब यहाँ पर एक छोटी चीज और है गाइस, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जाने वाली है, इसलिए मैं आपको लास्ट में वीडियो यहाँ पर जल्दी शूट कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है गाइस, यहाँ पर दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक होता है समतापी प्रक्रम, एक होता है रुद्रोष्म प्रक्रम। यानी कि आपका समतापी निकाय और आपका रुद्रोष्म निकाय। अब दोनों में क्या डिफरेंट है, देखिए नाम से पता लग रहा होगा। समतापी निकाय यानी कि वह निकाय जिसमें कोई भी कार्य किया जाता है, कोई भी प्रक्रम किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, पूरी स्थिति में तो टेम्परेचर है अगर समान रहता है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं किया जाता, उसे हम बोलते हैं समतापी प्रक्रम। एक होता है रुद्रोष्म प्रक्रम। रुद्रोष्म प्रक्रम क्या होता है, एक ऐसा प्रक्रम जिसमें हम कोई भी कार्य करें तो उसमें वह अपने बाहरी वातावरण से, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं वैसे भी ये, एक इसको हम बंद प्रक्रम भी बोल सकते हैं। तीसरा होता है खुला प्रक्रम, इसको हम खुला प्रक्रम भी बोल सकते हैं, खुला और बंद, खुला प्रक्रम। तो देखिए होता क्या है, खुला प्रक्रम होता है ना, इसमें क्या होता है, ये आपका जो कोई भी सिस्टम है वो बाहर से एनर्जी बाहर से हीट है यहाँ पर ले सकता है या बाहर को हीट दे सकता है। लेकिन जो रुद्रोष्म प्रक्रम होता है ना, रुद्रोष्म प्रक्रम में कोई भी आपका निकाय है, कोई भी सिस्टम है, ना तो अपनी जो हीट है वो दूसरों को दे सकता है ना, बाहर जो वातावरण है उसको, और ना ही वो बाहर से ले सकता है। ध्यान रखना है, रुद्रोष्म प्रक्रम वह निकाय होता है जो ना तो बाहरी वातावरण से कोई हीट ले सकता है और ना ही कोई हीट दे सकता है। ये आपको ध्यान रखना है गाइस। तो ये था अपना, ये फॉर्मूला दिख रहा है ना आपको, इसको नेटा से प्रदर्शित करते हैं। एन की तरह होता है ये, यहाँ पे दिख रहा है ना, ऐसे होता है। ठीक है, नेटा दिख गया। ओके, सो गाइस ये थी अपनी आज की क्लास हीट एंड टेम्परेचर। बहुत टाइम हो गया गाइस को शूट करते करते, लगभग 5 घंटे शूट हो गए हैं, तब जाके 1 घंटे की क्लासेस यहाँ पर शूट हुई है। तो गाइस बीच बीच में इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, कभी क्या, बहुत सारे यहाँ पर प्रॉब्लम्स होते हैं, और मेरे को यहाँ पर कंटेंट है उसको लिखना पड़ता है ताकि जो आपको टाइम यहाँ पर कम से कम लगे, क्योंकि मैं आपके सामने अगर मैं लिखने में टाइम लगाऊंगा तो आपको पता है गाइस जो क्लासेस हैं 2 घंटे की बन जाएगी, और मिनिमम भी मैं कोशिश करूंगा। तो मैं आपके लिए पहले ही कंटेंट लिख देता हूँ जिससे आपका टाइम है वो कम से कम खराब हो। तो गाइस आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक क्लास और आएगी फिजिक्स की जो मिसलेनियस आएगी, जिसमें हम फिजिक्स के जो कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। और गाइस नेक्स्ट वीक से हम यहाँ पर करने वाले हैं, अगले वीक से, ठीक है, अगले वीक क्या, अब तो मतलब जो नेक्स्ट क्लास अपनी आएगी उसमें हम केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे, और कोशिश करेंगे केमिस्ट्री को भी हम जल्दी ही खत्म करें। तो चैनल को आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।